देखो ये हमारी क्लास नंबर 2 हो। क्लास नंबर फर्स्ट मैंने तुम्हें बता दिया था किस तरह कहाँ से किस तरह पढ़ाना। अब ये क्लास नंबर 2 में हम पढ़ना क्या है, पढ़ना ये कि जो अर्थव्यवस्था हो, आराम आराम से समझाऊंगा, ध्यान से समझते चले जाना, क्योंकि क्वेश्चन में क्वेश्चन रखूंगा और डाटा दूंगा बहुत सारा सर्च करने का, होमवर्क मिलेगा यहाँ से। समझ में आए बात? जो होमवर्क मिलेगा ना उसके बाद मैंने कहा सिर्फ पढ़ना, सिर्फ एक बार। जितनी तकड़ी तुम्हारी सर्चिंग होगी ना और जितना पढ़ने की इच्छा होगी तुम्हारी, इतना ज़्यादा गहराई में चले जाओगे और जीवन काल में क्वेश्चन बहुत ही कम गलत होगा। और साथ साथ क्वेश्चन देखते चले जाना। अर्थव्यवस्था हो ना उसके दो ही ऑब्जेक्टिव हो, कोई किसी भी देश की अर्थव्यवस्था हो उसके दो ही ऑब्जेक्टिव हो। ऑब्जेक्टिव का मतलब क्या हो? उद्देश्य। ऑब्जेक्टिव का मतलब हो उद्देश्य कि कोई भी अर्थव्यवस्था हो, दुनिया की कोई भी अर्थव्यवस्था हो, वो हमेशा मांग और जो आपूर्ति है ना उनके बीच में बैलेंस बनाए रखना चाहती है। डिमांड जितनी होगी ना, जो आपूर्ति होगी, अब सप्लाई भी फिर ऐसी होनी चाहिए, उसी अनुपात में होना चाहिए। डिमांड और सप्लाई अगर उसी अनुपात में बढ़ रहा होगा ना तो किसी भी अर्थव्यवस्था को कभी कोई प्रॉब्लम हो ही नहीं सकती। पता लगा कि मार्कर का उत्पादन करते चले जा रहे, डिमांड है ही नहीं तो कठिनाई पैदा हो जाएगी। इसका मतलब डिमांड है ना, डिमांड गायब, डिमांड गहरे में चला गया और सप्लाई आसमान छूता चला गया। और मैंने कहा था ये किसी भी देश के लिए हानिकारक हो। यूरोप के अंदर महामंदी का एक कारण ये भी था, समझ में आया बात? कि यूरोप के अंदर महामंदी का एक कारण ये भी था कि किसी भी देश के अंदर जो आपूर्ति हो, आपूर्ति तो इतनी खतरनाक हो, आपूर्ति को दूसरी भाषा में सरप्लस कहते हैं, जिसे दूसरी भाषा में अधिशेष कहते हैं। वो किसी देश के लिए खतरा नहीं होता, उस देश के अस्तित्व के लिए खतरा हो। देश के लिए खतरा नहीं होता, देश के अस्तित्व के लिए खतरा हो। अगर किसी देश के अंदर आपूर्ति बढ़ रही हो लेकिन डिमांड ना हो, और भारत की समस्या कभी डिमांड की रही ही नहीं। आया समझ? भारत की समस्या एक चीज की रही, आपूर्ति। और आपूर्ति का सीधा संबंध ना हम प्रोडक्शन से लगाते हैं, जिसे हम दूसरी भाषा में कहते हैं उत्पादन। और भारत सरकार ना किसी तरह ही सोचती है कि हमारे यहाँ जो प्रोडक्शन है ना वो कैसे बढ़ाया जा, कैसे इंक्रीज करा जा। इसलिए तमाम प्रकार की पॉलिसियां, जितनी भारत सरकार की जो नीतियां, वो सारी की सारी जो पॉलिसियां होगी इसी के आसपास घूमती है। समझ में आई बात? भारत सरकार की जितनी भी नीतियां बनाई जाती हैं, जितनी भी नीतियों का निर्माण होगा, वे भारत सरकार की आपूर्ति के आसपास घूमती होगी। वर्तमान समय की समस्या भी हमारी आई है। और इकोनॉमिक्स की खूबसूरती हो कभी भी एक जैसी नहीं होती। समझ में? एक दिन तो हम विकसित अवस्था में पहुंचने वाले होंगे, तब हमारी समस्या ये डिमांड की होगी। और मुझे नहीं लगता है हमारी समस्या कभी डिमांड की होगी, क्योंकि भारत के लोग बच्चे पैदा करने के मामले में प्रथम हैं। आए समझ में? यहाँ सब कुछ बिक जा, कुछ भी बिक जा, यहाँ कुछ भी हो जाए यार। समझ में आया बात? तुम समझो, यहाँ कुछ भी ले, तुम कुछ भी बिक जा यहाँ। समझ में आई बात है? यहाँ कूड़ा कचरे बिक जा। मुझे तो बहुत पढ़कर भी खुशी हुई, कूड़े कचरे से बनाया जा रहा है, जो कूड़े कचरे से बनाया जा रहा है बायोडीजल। वाह गजब, कूड़े कचरे का बायोडीजल बनाना, तुम कुछ भी बना रहे यार, कुछ भी हो रहा है ऐसे, सब चलने वाला है यहाँ। ठीक, तो मांग आपूर्ति के बीच में संतुलन रखने के लिए किसी भी देश की जो सरकार हो नीतियां बनाती है अपने अपने स्तर पर, किसी भी देश की सरकार। लेकिन हम तो भारत पढ़ रहे, तो भारत के अंदर भी नीतियां बनाई गई होगी। तो किसी भी देश की सरकार के द्वारा जो नीतियां बनाई जाती है, पहली जो सरकार मैनेज करती है उसे हम राजकोषीय नीति बोलते हैं। राजकोषीय नीति, समझ में आई बात? राजकोषीय नीति का काम यही हो कि मांग और आपूर्ति के मध्य संतुलन बनाए रखना। तो दो नीतियां हो किसी भी देश के अंदर, कोई भी देश हो, दो नीतियां काम करती है। मांग और आपूर्ति के बीच संतुलन, बैलेंस बनाए रखने के लिए, संतुलित अवस्था में लाने के लिए ये दो ही जो हमारी दो नीतियां काम करती है। नंबर फर्स्ट, एक तो कहते हैं मौद्रिक नीति और दूसरी कहते हैं राजकोषीय नीति। चलो मैं राजकोषीय नीति मुझे पढ़ानी भी, इसलिए मैं उसे पहले नंबर पर ले लेता हूं अपनी सुविधा अनुसार। नंबर फर्स्ट, राजकोषीय नीति। राजकोषीय नीति, ठीक, इंग्लिश में क्या कहते हैं? फिजिकल पॉलिसी। फिजिकल पॉलिसी। दूसरे नंबर की एक नीति और बताई थी, उसका नाम है मौद्रिक नीति। मौद्रिक नीति, उसका नाम है मॉनेटरी पॉलिसी। कोई दिक्कत? कौन सी नीति? मौद्रिक नीति। ठीक, अगर किसी भी देश की अर्थव्यवस्था को तुम आगे बढ़ाना चाहते हो, कहां बढ़ाना चाहते हो? आगे बढ़ाने के लिए तो मांग आपूर्ति के मध्य संतुलन रखना ही होगा। और इसके लिए ना बेहतर हो कि राजकोषीय नीति और मौद्रिक नीति अच्छी तरह काम कर रही हो। आज अमेरिका की अर्थव्यवस्था इतनी बड़ी अर्थव्यवस्था, अबे भाई साहब वहाँ की जो राजकोषीय नीति ना, वहाँ अनपढ़ लोग नहीं बैठते उनकी राजकोषीय नीति बनाने वाले। राजकोषीय नीति का मतलब समझते हो? राजकोषीय नीति का जो मतलब हो, राजकोषीय नीति का मतलब राजपाट संभालने वाले जो लोग हैं ना, वे अनपढ़ लोग नहीं हैं, बहुत हाईली क्वालिफाइड लोग हैं, आला दर्जे की पढ़ाई कर रखी है उन्होंने। इसलिए उनकी राजकोषीय नीति बहुत अच्छी तरह काम करती है। और मौद्रिक नीति के साथ ना संतुलन बनाए रखती है। हमारे यहाँ नहीं है, हमारे देश की जो मौद्रिक नीति हो उसे जो संचालित करने का काम हो, उसकी देखरेख करने का काम हो, वो भारत सरकार की जो बैंक होगा उसका, RBI केंद्रीय बैंक होगा उसका होगा। किसी भी देश की केंद्रीय मौद्रिक नीति हो उसका जो जिम्मेदारी होगी हमेशा उसके केंद्रीय बैंक की होगी। जो केंद्रीय, हमारे यहाँ केंद्रीय बैंक उसका नाम RBI है। RBI क्या नाम है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। समझ में आई बात है? अभी हम इसे नहीं उठा रहे, यही दोनों हमारे सिलेबस है।
अब ये जो राजकोषीय नीति ना, इसे पढ़ना हम, ये हमारा सिलेबस है, दोनों पढ़ लो, इंडियन इकोनॉमी खत्म। लेकिन जो भारतीय अर्थव्यवस्था ना, आज तुम वर्तमान समय की जो राजकोषीय अपनी नीति देखते हो, ये तुम वैसे ही तुम सेपरेटेड नहीं पढ़ सकते थे, इसलिए मैं तुमको ना पहले वर्ल्ड इकोनॉमिक्स पढ़ाया, क्योंकि वर्ल्ड इकोनॉमिक्स का ना वैश्विक अर्थव्यवस्था का सीधा प्रभाव हमारी आज वर्तमान समय की अर्थव्यवस्था पर पड़ता। वो तुम कैसे जानते हो, कैसे डॉलर बढ़ता होगा, कैसे घटता होगा, कैसे वहाँ मैंने तुम्हें समझाया, ऐसे ऐसे उदाहरण दिए तुम कि बताया कि भारतीय अर्थव्यवस्था किस प्रकार प्रभावित होती है। और आज के लिए ना बहुत आज तो भारतीय अर्थव्यवस्था वैश्वीकरण के पश्चात इतनी बुरी तरीके से डायनेमिक हो चुकी, हो सकता पल भर में कुछ भी हो जा, कुछ भी हो जाए यहाँ से, कुछ भी रशिया यूक्रेन का युद्ध हो जा तो भारत में संकट आ जा, समझ में आया बात, कुछ भी हो जाए यहाँ, भारत का रुपया गिर जा, कभी भारत का रुपया बढ़ जा घट जा, वैश्वीकरण के बाद कुछ भी हो रहा है यहाँ से, आया समझ। अब वैश्वीकरण शिशु अवस्था में नहीं है, कौन सी अवस्था में, वैश्वीकरण वृद्धावस्था में पहुंच चुका, वैश्वीकरण अपने पैर पसार रहा, धीरे धीरे उसने अपने पैर पसार लिए वैश्वीकरण ने, जिसे भूमंडलीकरण भी कहते हैं। और वो ना जब धीरे धीरे कहते हैं, जो वो अपने पैर पसारता तो सारी चीज़ें डायनेमिक होने लगती है। और तुम जानते हो, मैंने तुम्हें एफपीआई के बारे में पढ़ाया, पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स, बड़े खतरनाक, उन्होंने पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था को अस्थिर बना कर रख दिया। वे देश के किसी कोने में बैठे हुए और कहीं भी पैसा निकालते हैं और कहीं भी पैसा डालते हैं, और ऐसे पूरी देश की अर्थव्यवस्था चरमाई हुई। और कहते हैं जब निकालते हैं तो इतना निकालते हैं, ऐसा समझ, तो शेयर मार्केट धड़ाम गिरता, और जब डालते इतना डालते हैं तो शेयर मार्केट बूम कर जाता है, ऐसा बूस्ट कर जाता है ऐसा आज। तो इसका मतलब बिना वैश्विक अर्थव्यवस्था समझे बिना आप कभी भी भारतीय अर्थव्यवस्था को नहीं समझ सकते। ठीक, मैं भारतीय अर्थव्यवस्था का विशेषज्ञ हूँ। विशेषज्ञ कौन हूँ? विशेषज्ञ। इस टाइम में इंडियन इकोनॉमिक सर्विस की तैयारी कर रहा हूँ, साथ मुझे एग्जाम देना, बहुत बड़ा एग्जाम हो, चार्टेड अकाउंटेंट का एग्जाम हो, हिंदी में एग्जाम नहीं होता, इंग्लिश में ही हो, एक ही बार बस पेपर देना। ठीक, और इसमें पैसा ही पैसा, पैसा ही पैसा, बार बार मात्रा। लेकिन ये इकोनॉमिक्स तो एमए करने के बाद ही दे सकते हो, तुम्हारा मास्टर्स होना चाहिए इकोनॉमिक्स के अंदर, जब भी दे सकते हो तुम। तो बात समझ में आया? तो इसलिए मुझे बीइंग ए चार्टेड अकाउंटेंट, मुझे इसकी बहुत गहराई से समझ है कि राजकोषीय नीति को कैसे मैनेज करना। मुझे आता कि जो बैंक है ना, उनकी बैलेंस शीट कैसे चेक करनी होती है। जब मैं बैंक की जो मैनेजर्स हो ना, उसके सामने जाकर खड़ा हो जाता हूँ तो उसकी वाट लग जाती है, ऐसा लगा कोई इनकम टैक्स ऑफिसर वाला आया हो और मेरे तो सवाल जवाब कर रहा हो, पता नहीं मेरी पर्सनल संपत्ति पर सवाल उठा रहा हो। समझ में आया? इतना तक मुझे इकोनॉमिक्स की जानकारी है, रियलिटी बता रहा हूँ मैं तुम्हें। समझ में आया बात ये? ठीक। लेकिन तुम्हें मेरे साथ पढ़नी है भारत सरकार की राजकोषीय नीति, पढ़नी वो भी इस तरह की, पता किस तरह की कि यूपीएससी के लेवल से थोड़ा 2 लेवल और ऊपर उठकर, इसे यहीं छोड़ देना यूपीएससी के यहाँ। ठीक, और जो टीचर पढ़ा रहे हैं ना, ये यूट्यूबर्स, वो पढ़ागा यहाँ, आया समझे? पीपीटी पर देखो क्या पढ़वाना मेरे को, क्या पढ़ा, दुनिया के सारे सब्जेक्ट पढ़ा दूंगा, मैं गारंटी दे रहा हूँ तुम्हें। जो भाषा मैंने नहीं सीखी ना, उस भाषा में पढ़ा दूंगा, इतना मुझे अनुभव है। कुछ भी देखो कहीं तक पढ़ा दूंगा मैं। समझ में आया? मेरे सामने तुम्हें स्कोर करके दो, समझ नहीं, वो गुणवत्ता खत्म हो चुकी इंटरेक्शन करने वाली। जब तो रिजल्ट 0, अगर पीपीटी में नंबर आता तो पूरे भारत में तो 30-35 सिलेक्शन क्यों हो रहे? प्रेशर नहीं है ना बच्चे पर, पूरे भारत में 30-35 सिलेक्शन ही क्यों हो? क्यों? अंदर तो मोटिवेशन नहीं है ना। दूसरा, बच्चे पर प्रेशर नहीं है, वो स्वयं निर्णय लेकर पड़ेगा, जब 7 सिलेक्शन के बाद सिलेक्शन होगा। मेरा मानना प्रेशर बनाओ उस पर, उसका समय बचाओ। यहाँ कोई प्रेशर बनाने वाला ही नहीं है, पढ़ रहा तो पढ़ रहा, बस 1.5 लाख दे दे कोचिंग में, बैठे हो सुबह से लेकर शाम तक, कोई मतलब नहीं है। समझ में आया? इसलिए कह रहा पढ़ लो, अच्छा खासा अनुभव मेरा। जो सब्जेक्ट मेरा मजबूत होगा उसमें मैं आराम से पढ़ा सकता हूँ, और जो नहीं होता ना, मैं मजबूत करके ले आता हूँ उसे, पढ़ाऊँगा जब मजबूत हो जाएगा, उससे पहले नहीं पढ़ाने का। समझ में आया बात? ये तो मुझे पढ़ते पढ़ते अच्छा खासा ठीक ठाक अनुभव हो चुका। मास्टर्स का मतलब भी जानते हो क्या हो? मास्टर्स का मतलब 2 साल खराब करना अपने, ऐसे ही कोई मास्टर्स नहीं बन जाता। तो भारत सरकार की राजकोषीय नीति है, हम इसकी आलोचना भी करेंगे कि किस तरह क्या क्या होगा, क्या क्या नहीं होगा। ठीक, अब तुम मुझे एक सिर्फ एक टीचर के नज़रिए तुम देखोगे, बीइंग एक चार्टेड अकाउंटेंट मेरे साथ बात करोगे। अभी तो तुम्हें नहीं पता चार्टेड अकाउंटेंट हो क्या, आज घर जाकर तभी से सर्च कर लेना पहले। समझ में आया बात? तो राजकोषीय नीति ना, इसका विश्लेषण करेंगे। अगर तुम चीज़ों का विश्लेषण करना सीख जाओगे ना, हो सकता तुम ना लेवल तुम्हारा और ऊपर बढ़ता चला जा। यूपीएससी है, हो गया अच्छी बात, नहीं तो इससे बेहतर कुछ तुम्हारा इंतजार कर रहा। पढ़ा हुआ कभी बेकार नहीं जानेगा। समझ नहीं बात? है ऑनलाइन एजुकेशन का डिसएडवांटेज क्या हो, उसमें क्या हो, तुम कभी भी सोसाइटी प्राप्त नहीं कर सकते। समझ में आई बात? है सोसाइटी प्राप्त नहीं कर सकते। दूसरा, प्रेशेंट ही क्रिएट होता, जब चाह जब बंद कर दो। ये ऑनलाइन एजुकेशन का डिसएडवांटेज होते नहीं होते? अगर होता तो ऑनलाइन होता, सब नहीं पढ़ रहे, सब बैठे घर के सबके सेक्शन हो जाते। जरूरी तो कहते टीचर की प्रेशर, माहौल जनरेट करना पड़े, बैठ कर लिखना, आदत, सुनाना, बिना देखे सुनाना। कहाँ तक आ गए हो? इतने महान हो तुम, बिना देखे अपने आप को सुना दो घर बैठ कर। इसलिए तो क्लास का निर्माण हुआ।
ठीक, इसलिए हम ऑनलाइन एजुकेशन को सिर्फ ऑप्शनल कह सकते हैं, ऑप्शनल क्या कह सकते हैं, ऑप्शनल, उसे माध्यम नहीं बना सकते उसको। समझ में आया बात? आर यू एग्री? आर यू एग्री दिस पॉइंट्स? ओके, तो वी हैव डिस्कस द फिजिकल पॉलिसी ऑफ इंडियन इकोनॉमी, राइट। तो हम डिस्कस करने की कोशिश करें कि फिजिकल पॉलिसी हो क्या है, राजकोषीय नीति। तो मैं इसे रफ कर रहा हूँ मोदी की नीति को, मैं भी इसके बारे में बहुत लंबी चौड़ी बहस करने वाला हूँ। जो तुम आरबीआई चिल्लाते रहते हो, सारे दिन एडिटोरियल में चिल्लाते रहते हो, आरबीआई में हुआ, आरबीआई में हुआ, मतलब भी पता बैंक का क्या हो, ठीक, इसकी बात बाद में। अब मैं समझाने जा रहा हूँ राजकोषीय नीति क्या हो। मैं आराम से समझाऊंगा, तमीज़ से समझाऊंगा, बहुत दिल लगाकर। इतना शायद किताब में भी ना हो, जो तुम किताब पढ़ोगे ना नहीं होने का। समझ में आया बात है? ठीक, लेकिन मैं होमवर्क दूंगा, वो बड़ा काम है, जिसने कर लिया ना होमवर्क, ठीक, उसका मतलब जीवन में जब भी 8 साल बाद भी एग्जाम देगा ना, तब भी आराम से शांति के साथ सिर्फ नोट्स ही पढ़ेगा और कुछ पढ़ने की जरूरत ही नहीं है। अब पिछले साल के क्वेश्चन देख लो, पढ़ने के बाद पिछले साल का क्वेश्चन देख लो, ठीक। वन टीचर बने, ऐसे टीचर को जानता हूँ मैं, पीपीटी पढ़ा रहा था, पढ़ाने के बाद उसके क्या क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नहीं कह रहे नहीं, इसके लिए तुम्हें और सब्जेक्ट पढ़ने पड़ेंगे। और कौन से सब्जेक्ट पढ़ने पड़ेंगे? मैं कहता हूँ पढ़ो, क्वेश्चन देखो, मेंस का सीधा जाएगा, मेंस की बात बता रहा हूँ, मेंस की लिख ही नहीं पाता बच्चा, है ही क्या? कोई को तुम क्वेश्चन में देखो, कितने क्वेश्चन है? 20 क्वेश्चन है। अगर 20 क्वेश्चन को तुम देखो ना, मॉडिफाई कर, तीसरे पेपर की बात बता रहा हूँ, तीसरा चारों पेपर की बात कर लो तुम, 20 ही क्वेश्चन घुमा फिरा कर नहीं आ रहे। जिस दिन तुम विजुअलाइजेशन करना सीख लिया ना, खुद ही पढ़ना सीख लिया क्वेश्चन को, कहना क्या चाह रहा, एक बार में किसी के समझ में नहीं आता। मेरी खुद ही समझ में आता क्वेश्चन पढ़ते वक्त। मैं टेस्ट लिख रहा हूँ आजकल, जब एक क्वेश्चन को लिखता हूँ ना, 12 क्वेश्चन का टेस्ट लिख रहा हूँ, एक क्वेश्चन को एक बार पढ़े कभी समझ में नहीं आता, 3 बार पढ़ना पड़ा क्वेश्चन को, 3 4 बार, जब आगा समझ में आया बात है। ऐसे ही पेपर आवा बैठते, याद रखना बात है। प्रेशर हैंडल करना सीखना पड़ा, यहीं से सीखना पड़ा। इरा सिंगल मैंने वीडियो भेजी थी कल, इरा सिंगल की क्या कह रही थी वह, यूँ कहती जीवन में जो तुम्हारा दुश्मन हो ना, उसने एक बार यूँ कहती यूपीएससी का एग्जाम दे लेगा बेटा, एग्जाम दे ले, जो तुम्हारा दुश्मन हो उसको कुछ नहीं बोल लो, बस एक बार यूपीएससी का एग्जाम दे ले, कमरे में बंद होना पड़ेगा, बंद होने के बाद औकात समझ में आ जाएगी। टिक ही नहीं पाता बच्चा, बता दो तुम, यूँ कह रही कमरे में बंद कर बैठा दो, पता लग जाओगा, औकात समझ में आ जाएगी। और यूँ कह रही मेरा मजाक न 3 बार उन्होंने एग्जाम दिया, मैंने स्टेटस को लगा रखा था उसका, 3 बार उसने एग्जाम दिया, तीनों के तीनों बार उसको IRS प्राप्त हुआ। यूँ कहती मेरे साथ गवर्नमेंट ने भेदभाव करा, लेकिन उसने हिम्मत नहीं आ रही, और डिसेबिलिटीज है उसके अंदर, विकलांग, और चौथी बार एग्जाम देखो उसने हिम्मत नहीं आ रही। यूँ कह रही मैं तो दे भी नहीं रही थी चौथी बार, और फर्स्ट रैंक 2013 के फर्स्ट रैंक करा हुआ जी, फर्स्ट रैंक का जिक्र तक नहीं करा, 3 बार एग्जाम देने के बाद फर्स्ट रैंक सीधा। IAS के लिए तड़प रही थी, और MBA में जॉब कर रही थी, मुकेश अंबानी के घर के सामने करता उसका। ऐसी ऐसी महान स्टोरी को पढ़ोगे तो प्रेरित हो जाओगे। ऐसे ऐसे भी विकलांग डिसेबिलिटीज क्या हो, तुम्हारे तो भगवान ने हाथ पैर दिए हुए, शर्म करो। ये मस्ती ना, जो मस्तिष्क में घुसी हुई दिमाग में, ये त्यागनी पड़ती है। चलो जाओ राजकोषीय नीति बजाओ, राजकोषीय नीति। अब हम जब राजकोषीय नीति की बात ही करने वाले, ठीक, खास बात पता क्या है कि तुम्हें ना कभी भी राजकोषीय जो नीति होगी और जो मौद्रिक नीति होगी, तुम चाह कर भी इसे अलग कर नहीं पढ़ सकते। जितने भी जो क्वेश्चन आने हैं मेंस के, जो क्वेश्चन आने अधिकांश 70% क्वेश्चन राजकोषीय नीति से आएगा, 70% मेंस का क्वेश्चन, मेंस का क्वेश्चन। इकोनॉमिक्स का क्वेश्चन दिखा दो, देखिए किसी को दूर भाग दबाया जाएगा, 3 दिन बाद खाट पता उठेगा। जितना तुम यहाँ तक पहुँचे हो ना, यहाँ तक पहुँचने में बच्चे को 3 साल लगते हैं, 4 साल लगते हैं, इतना यहाँ तक पहुँचने के लिए, इतना नोट्स बनाने के लिए, इतना कवर करने के लिए, और टॉपिक को समझने के लिए, ठीक। तो बैक मत होना बिल्कुल भी, बैक को बर्बाद हो जाओगे, ठीक। हो सकता है तुम्हारे दिमाग में कभी नेगेटिव विचार आ जा, समझ जाओ अभी अब ट्रैक पाए। जब नेगेटिव विचार आ जा ना कि मैं कर भी सकती हूँ, नहीं कर सकती, अब सोच लो अब सही ट्रैक पर आ रहे, धीरे धीरे अब आए ट्रैक पर। समझ में आया बात? यह तो राजकोषीय नीति की बात करें, जो राजकोषीय नीति और मौद्रिक नीति कभी भी अलग करके नहीं पढ़ सकते। इकोनॉमिक्स की यही खास बात है, अपना दिमाग तुम्हें 360 डिग्री में घुमाना होगा। समझ में आया बात है? इकोनॉमिक्स पढ़ते वक्त अपना दिमाग 360 डिग्री में घुमाना होगा। तो जो राजकोषीय नीति हो ना, राजकोषीय नीति को तुम कभी भी अलग करके नहीं पढ़ सकते। अब राजकोषीय जो नीति हो, इसकी दो, जो राजकोषीय नीति राजकोषीय नीति मैनेज करना काम किसका हो? भारत सरकार का। भारत सरकार का तो होगा, सरकार का काम, प्रत्येक देश में सरकार हो। अब भारत में के अंदर क्या है? सरकारी सरकार है नहीं, केंद्र स्तर की सरकार, राज्य स्तर की सरकार, जिला स्तर की सरकार, यहाँ तो घर में भी सरकार बैठे हुए, ये हमारे सरकार है। समझ, तो गली गली में सरकार है, गली गली गांव गांव चौराहे पर भी सरकार मिलेगी तुम्हें। तो यहाँ तो मैनेज करना काम, ठीक, सुन लो। और जो ना राजकोषीय नीति, मैं राजकोषीय नीति को मैनेज करने का काम होगा भारतीय सरकार का, किसी देश की सरकार का। तुम अपनी भाषा में लिखना, सरल भाषा में, मैं भी कह रहा हूँ,
सही बात है, किताबी दुनिया से बाहर निकलो, थोड़ा क्यों ना हम थोड़ा व्यवहारिक हो जाए। समझ में आया बात है। तो जो राजकोषीय नीति हो ना, राजकोषीय नीति को जो मैनेज करने का काम होगा वो सरकार का होगा, मैनेज करना, प्रबंधित करने का काम। ये तो किताबों में लिखा हुआ है यार, कोई ऐसे लिख रहा, कोई ऐसे लिख रहा, घूमा कोई ऐसे लिख रहा, कोई सरल लिख रहा, कोई तोड़ कर लिख रहा, कोई तुम्हें समझा रहा। इतनी बात बताओ, समझ में आई नहीं? ठीक। अब तुम बता, दुनिया में सबसे अच्छा काम पता किसने करा? संविधान ने। किसने? संविधान के द्वारा ना देशों का बंटवारा कर दिया गया। ठीक, कुछ विषय राज्य केंद्र को दे दिए गए, कुछ राज्य को दे दिए गए, ठीक, और कुछ केंद्र राज्य दोनों को दे दिए गए। तुमने सुना भी होगा नाम, 7वीं अनुसूची, नाम नहीं सुना? 7वीं अनुसूची के अंतर्गत कुछ विषय तो केंद्र को, कुछ विषय तो केंद्र को दे दिए गए जिसे हम संसूची कहते हैं, कुछ विषय दे दिए गए राज्यों को दे दिए गए जिसे हम राज्य सूची कहते हैं, कुछ विषय समवर्ती सूची के तहत केंद्र राज्य दोनों को दे दिए गए। लेकिन हमने यही पाया कि अधिकांश जो विषय है ना वे किसके पास मौजूद है? केंद्र सरकार के पास मौजूद है। किसके? केंद्र सरकार के पास मौजूद है। तो जो केंद्र सरकार होगा, केंद्र सरकार अपने स्तर पर पैसे को मैनेज करता होगा, राज्य सरकार भी अपने स्तर पर पैसे को मैनेज करता होगा। केंद्र सरकार भी अपनी राजकोषीय नीति बनाती है और राज्य सरकार भी अपनी राजकोषीय नीति बनाती है। उनसे प्रेरित होने के बाद पैसे को मैनेज करना इतना आसान बात नहीं है। तो केंद्र सरकार भी अपनी राजकोषीय नीति बनाती होगी और राज्य सरकार भी अपनी राजकोषीय नीति बनाती होगी। इस बातें तो लिखनी और लिखना क्या दूंगा। हम असली मुद्दे तक पहुंचने वाले, समझ में आई बात है? असली मुद्दा क्या है, कहाँ कहाँ कौन सा, तो राजकोषीय नीति, हम समझ में आई बात है? तो जो सरकार के बारे में बताया मैंने, जो मेरे पॉइंट तुम्हें छिड़क रहे हैं ना, जो मैं बोल रहा हूँ, लिख दो, बेझिझक होकर लिख दो, डोंट वरी। समझ में आया बात है? लिख दो, छोड़ दो मत बिल्कुल नहीं। जहाँ सर्च करना होगा मैं साइड में लिखा के चलूंगा कि ये सर्च करना होगा, और वही तुम्हें सर्च करके अपने नोट्स के अंदर लिखना होगा और गूगल करना होगा। ठीक, मैं साथ साथ बताऊंगा तुम्हें जब भी में जरूरत पड़ने वाली डाटा ही बताऊंगा, कहाँ अपडेट होगा कहाँ नहीं अपडेट होगा। समझ में आया बात है? इतनी बात बताओ, समझ में आई नहीं आई? ठीक। अब सरकार की जो गवर्नमेंट हो ना, गवर्नमेंट की आय के जो स्रोत, गवर्नमेंट जो आय है वो कहाँ से मैनेज करती है? जो भारत सरकार है ना, राजकोषीय जो नीति हो ना उसके 2 अवयव हो, या राजकोषीय नीति इसका मतलब आय और व्यय का लेखा जोखा रखने वाली नीति को हम राजकोषीय नीति कहते हैं। ये लिखना, यही लिखना, लिखनी क्यों था? आय और व्यय का लेखा जोखा रखने वाली नीति ही भारत सरकार की नीति ही राजकोषीय नीति कहलाती है। दैट्स सिंपल। अच्छा, राजकोषीय जो नीति हो ना उसके 2 अवयव हो। कितने अवयव हो? अवयव, एलिमेंट कह दो, तत्व कह दो, समझ में? 2 अवयव कह दो। नंबर फर्स्ट, एक हो लोक आय, लोक आय, एक हो लोक व्यय, लोक व्यय। कितने अवयव होंगे? आय का मतलब वो इनकम, सरकार पैसा कहाँ से कमाती है। दूसरा, सरकार पैसा कहाँ खर्च करती है, एक्सपेंडिचर। बात समझ में आई है? ठीक। तो राजकोषीय जो नीति हो उसके कितने घटक हो? घटक भी कह सकते हो आप इसे। आज समझ, राजकोषीय नीति के 2 ही घटक हो। पूरी राजकोषीय नीति में ही पढ़ना आपको, सरकार की इनकम कहाँ होगी, सरकार जो पैसा कहाँ खर्च करने वाली होगी। और ये इतना आसान काम नहीं है। और आपको जानकर हैरानी होगी, भारत सरकार लोक आय, यानी भारत सरकार लोगों से ही पैसा कमाती है। वाह, कितनी मस्त बात है। दूसरी बात, इधर देखो क्या लिखा हुआ, लोक व्यय, व्यय का मतलब खर्चा हो, एक्सपेंडिचर हो। भारत सरकार लोगों पे खर्च करती है। ये तो पैसे की समय की बर्बादी होगी, ये तो समय की बर्बादी होगी। जब भारत सरकार लोगों से ही पैसा कमाती है, लोगों पे पैसा खर्च करती है, तो फिर सरकार की जरूरत क्या है? फिर सरकार की जरूरत क्या है? लेकिन ये इतना आसान काम नहीं है, बहुत रिस्की काम हो, बहुत जोखिम भरा काम हो। समझ नहीं, तुम तो लग रहा होगा बहुत आसान काम है, सरकार लोगों से पैसा कमाती है, लोगों पे खर्च कर देती है। ये हमें सीखना, कैसे लोगों से पैसा कमाया जा। ये मेरा पूरा सिलेबस है यूपीएससी का, कैसे लोगों को पैसा खर्च करा जाएगा। अब तुम बताओ कि कैसे पैसा तुमसे पैसा कमाती है। अब जो पैसा कमाना चाहिए अमीर लोगों से कमाना चाहिए कि गरीब लोगों से कमाना चाहिए, आप बताओ? अमीर लोगों से। सब बात ये सोचने का क्वेश्चन का उत्तर नहीं बदल रहा है, इधर देखो। तो भारत सरकार को काम करना चाहिए, जो अमीर लोग हैं ना, अमीर लोग, अमीर आए समझ, और ये अमीर लोगों की जेब में पैसा निकालना चाहिए और गरीब लोगों की जेब में डालना चाहिए। ये बात सही है गलत है? ये बात सही है गलत है? भारत सरकार को अमीर लोगों की जेब में से पैसा निकालना चाहिए और गरीब लोगों की जेब में पैसा डाल देना चाहिए। ये बात सही गलत है? सही, एकदम सोलह सच है। ये तो करना चाहिए। भारत सरकार भी तो यही करती है। जो बड़ी बड़ी लग्जरी गाड़ियाँ, 25 लाख की तुम गाड़ी ले रहे हो, 25 लाख की तुम फॉर्च्यूनर ले रहे हो, उस पर टैक्स पता कितना, इतना सारा, इतना बड़ा बड़ा टैक्स लगागी और उसे निकाल लेगी, अपने अकाउंट में डाल लेगी। डालने के बाद ठीक, और जो गरीब लोग होंगे उनके लिए पैसे बांट देगी, 500 रुपये तो खाते में डाल देगी। कल्याणकारी योजनाएं चलाएंगी। सरकार भी तो यही काम करती है, सरकार तुम पर खर्चा कर देती है। तो बताओ, सरकार के द्वारा ये जो लोक आय है और लोक व्यय है, इन्हें दोनों को अच्छी तरह मैनेज करना होगा। और मैंने तुम्हें बताया, अगर किसी भी देश की सरकार लोक आय और लोक व्यय को, आय को जनरेट करने में अगर विफल होगी, ये समझ जाओ, तो जो लोक व्यय को इस पर फर्क पड़ने वाला होगा। तो जब फर्क पड़ने वाला होगा, अब मैं तुमसे पूछना चाहता हूँ, क्या समय के अनुसार क्या आप
मैंने कहा था पूरा इकोनॉमिक्स आपके घरों में बसा हुआ, अगर आपने अपने आप को समझ लिया ना तो भारतीय अर्थव्यवस्था समझ जाओगे। क्या आप कभी भी ये चाहोगे कि आप पिछले साल आपने 100 रुपये की शर्ट खरीदी थी, क्या इस बार आप 50 रुपये की शर्ट खरीदना चाहोगे? 100 रुपये खरीदना चाहोगे? उम्मीद करता हूँ महंगी खरीदना चाहती हूँ। आया समझ में? हो सकते हो आधे कंजूस टाइप के हों कि मैं 100 में ही काम चला लूँगा। आया समझ में? ठीक, तो इसका मतलब वो अपनी ज़िंदगी में कभी ग्रोथ नहीं करना चाहता। ठीक, तुरंत आपका आंसर मन में चेंज होगा, हाँ मैं तो भैया 150 रुपये वाली शर्ट ही खरीद दूँगी। बात समझ में आया? ठीक, इसका मतलब खर्चा तो हमेशा लगातार बढ़ते रहने वाला। अब बताओ अगर कमाई नहीं बढ़ती हो, ठीक, अगर खर्चा बढ़ता चला जा तो इसका मतलब सरकार विफल हो जाने वाली। ठीक, कमाई नहीं बढ़ रही तो इसका मतलब सरकार को टैक्स लगाना चाहिए। अब तुम्हें मैं सिखाता हूँ कि जो भारत की सरकार है ना, वो पैसा लेकर कहाँ से आती है। क्या केवल टैक्स से ही पैसा आता? टैक्स पैसा आता, बजट भी दिखाऊंगा तुम, ओरिजिनल बजट दिखाऊंगा तुम, फिर बजट का पूरा पूरा तुम पोस्टमार्टम कर दोगे हर साल का। मैं बार बार बजट पढ़ाने नहीं आऊँगा। आया तुम बजट निकाल लोगे, ओरिजिनल बजट निकाल लोगे, इंग्लिश का होगा हिंदी का होगा, तुम देख कर ना पता कर लोगे कहाँ कहाँ कितना पैसा जा रहा, कहाँ कहाँ से कितना पैसा आ रहा। ये तो काम है बजट के अंदर, बजट का ये तो इस बार हमने इतना पैसा यहाँ से कमाया, इतना पैसा इस साल यहाँ खर्च करने वाले हैं, एक साल में इतना पैसा खर्च करने वाले हैं। भारत सरकार बताती है सब बातें। आए समझ में? फिर तुम्हें पता लगने वाला कि भारत सरकार ने यार स्वास्थ्य के क्षेत्र पर पैसा कम खर्च करा, हो तो रहा खर्चा ही। आया समझ? भारत सरकार रक्षा क्षेत्र में कम खर्च कर रही, हो तो रहा खर्चा ही, सारा इधर आएगा। भारत सरकार यहाँ से इस कृषि क्षेत्र से इतना सारा पैसा रहे, पैसा तो कमाए तो रही, कृषि क्षेत्र से कमा रही। भारत सरकार सेवा क्षेत्र से सबसे ज़्यादा कमा रही, कमा तो ही रही। पूरा यूपीएससी का सिलेबस है, लोग आए लोग वे हो, पूरा यूपीएससी का सिलेबस ही हुई है। फिनिश होगी यूपीएससी का सिलेबस, खत्म होगा मेरे हिसाब से आज ही। अभी जितना तुम पढ़ रहे सब सोच लो कि भारत सरकार क्या कर रही है, कृषि क्षेत्र में करना चाह रही। भारत सरकार उत्पादन पर ध्यान दे रही, क्यों दे रही है? जीडीपी बढ़ाया जा सके। जीडीपी का मतलब क्या हो? उत्पादन हो। उत्पादन का मतलब क्या हो? आय हो। आय तो बढ़ाना चाह रही सरकार। पीएलआई स्कीम चलाई, अरे भाई पीएलआई स्कीम चलाई, प्रोडक्शन लिंक इंसेंटिव, उत्पाद प्रोत्साहन योजना। योजना का उद्देश्य भी तो होगा, योजना का उद्देश्य उत्पादन बढ़ाना। उत्पादन का दूसरा मतलब क्या बताया था? जीडीपी। जीडीपी का मतलब क्या बताया? जीडीपी। उत्पादन तो क्या हो? उत्पादन ही आय हो, और आय ही क्या हो? हो जितने रुपए का आय, इसका मतलब भारत सरकार आय बढ़ाना चाह रही। आय बढ़ाना क्यों चाह रही? तुम्हारी स्थिति सुधार सके, ताकि तुम इस साल 100 रुपये वाली शर्ट में 150 रुपये वाली शर्ट खरीद दो। इसका मतलब भारत सरकार कुछ भी कर रही होगी, इसका मतलब समझ जाओ पैसा कमाने की कोशिश कर रही होगी। भारत सरकार यही चाहेगी कि कहीं से 2 रुपये और आ जाए, कहीं से और आ जाए, ताकि अपनी आय बढ़ाया जा सके। आय क्यों बढ़ाया जा सके? क्योंकि वरना जो वे है ना, वो तुम्हारी जो ग्रोथ, जो तुम्हारे अंदर एक्सपेंडिचर, तुम ज़्यादा खर्चा कर सके, तुम्हारे ऊपर ज़्यादा एक्सपेंडिचर कर सके। बात समझ में आया? यही तो यूपीएससी का सिलेबस है, यही समझना। तुम बताओगे क्या कि भारत सरकार को कैसे बताओगे तुम कि राजकोषीय नीति है? तो राजकोषीय नीति, हिम्मत है तो बोल कर दिखा दो, जाओ, मैं समझा रहा हूँ। राजकोषीय नीति कितने घटक हो? 2 एलिमेंट हो, एक तो लोक आय हो, एक लोक व्यय हो। क्या ये यूपीएससी का पूरा सिलेबस नहीं है? हाँ, यही पढ़ना है। कुछ भी पढ़ रहे हो, कुछ भी पढ़ोगे ना, भारत के अंदर कुछ भी चलाएगा, कुछ भी स्कीम चलाई गई ना, समझ जाना पक्की बात। अगर उसको बेनिफिट हो रहा ना, बेनिफिट हो रहा, तो समझ जाओ भारत सरकार वहां से पैसा कमाने। भारत सरकार ने अवसंरचना पर इतने लाख करोड़ रुपए खर्च कर दिए। अबे भाई इतना बड़ा दिल्ली से लेकर देहरादून तक का ये पूरा हाईवे बना के चुनो छोड़ दिया, उस पर टोल टैक्स नहीं लगाए तुमने, टोल टैक्स लगाए, अवसंरचना खर्च कर दिया। और अवसंरचना वो खूबी हो, वो भारत सरकार के लिए आय का सर्जन करता होगा। फिर आय की बात कर दी, इधर आ गया। चलो आया समझ में? और सरकार ने फिर हम भी खर्च कर दिया, हम रोड बना कर भी दे दी, रोड बना कर भी दे दी, हम खर्च भी कर दिया। यानी कुछ भी पढ़ रहे हो वो इधर आने वाला या इधर आने वाला। क्या कहना सही है गलत है? कुछ भी, तो मुझे एक स्कीम का नाम बता दो, मैं तुरंत अभी इस यूपीएससी के साथ नहीं जोड़ू। कुछ भी जाओ, कोई तुम्हारे दिमाग में स्कीम आ रही हो। प्रधानमंत्री आवास योजना किस पर खर्च करा? हम पर खर्च करा। लोक व्यय, कुछ भी नाम बता दो तुम मुझे जो तुम्हारे दिमाग में स्कीम आ रही, कुछ भी बता दो तुम। उदय योजना, इधर चले जाओ, पैसा खर्च नहीं कराओ उदय योजना में। आया समझ में? तो इधर चले जाओगे। कुछ भी कर रही हो भारत सरकार। अब थोड़ा इसके डायमेंशन खोलते हैं, इसके डायमेंशन खोलते हैं, इसका थोड़ा डेप्थ में जाते हैं। अब तुम्हें सिखाते हैं कि पैसा कहाँ से आता है। अब ये नहीं सिखाने के पैसा कहाँ जाता है, पहले सिखाएंगे पैसा कहाँ से आता है। जानना चाहते हो पैसा कहाँ से आता है? लोग जो सरकार की आय के स्रोत क्या हो, सरकार इतना सारा पैसा कहाँ से मैनेज करके लेकर आती है। आज मैं आपको जो पब्लिक इनकम है, पब्लिक इनकम मतलब लोक आय है, भारत सरकार की आय के स्रोत के बारे में बताना चाहता हूँ। और तुम जो सुनकर हैरानी होगी और तुम में ना तुम्हारी रूह कांप उठेगी। भारत सरकार इतना सारा पैसा कहाँ कहाँ से लेकर आती है यार, गजब का प्रावधान।
इस साल ना भारत सरकार ने जो 2022-23 का बजट था, इसमें भारत सरकार का खुद का कहना, वो ना भारत के लोगों को 39.45 लाख करोड़ रुपए खर्च करने वाली, ये बजट था भारत सरकार का 39.45 लाख। यहां तक तो सही था, पिछले साल इससे कम था, 34 कुछ लाख करोड़ रुपए था, 34 लाख करोड़ के आसपास था। बढ़ गया नहीं बढ़ गया? खर्चा हर साल बढ़ रहा, हर इंसान का हर साल खर्चा बढ़ता। इसका मतलब अगर तुम ना अपनी आय जो कमानी, उसमें तुमने अगर नए नए सोर्स नहीं तलाशे ना, और तुमने अपनी ग्रोथ नहीं करी, तो तुम्हारे जो खर्चा ना वो कम करने पड़ेंगे तुम्हें। मैं ट्यूशन पढ़ा रहा हूँ, पिछले 4-5 साल तक मैंने एक ही फीस रख रखी बच्चों की। मैंने कहा 12वीं वालों चलो तुम्हारी फीस 1500 रुपये, 10वीं वालों तुम्हारी फीस 1000 रुपये। खर्चा मेरा लगातार बढ़ते चला जा रहा, पूरे भारत के मुझे चक्कर काटने पड़ रहे, तो मेरी वित्तीय स्थिति खराब होगी नहीं होगी? इसका मतलब मुझे सोर्स के दूसरे इनकम तलाशनी होंगे। तो मुझे समझ लो या अपने आप को समझ लो, भारतीय अर्थव्यवस्था समझ लो, है क्या? जिस तरह तुम बिहेव करते हो इस तरह तुम्हारी अर्थव्यवस्था बिहेव करती है। समझ में आया बात है? पढ़ना सिर्फ एक बार समझ, और लिखना बार बार। पढ़ना ही नहीं, अपनी सोच भी डेवलप करनी है। समझ में आया बात है? शब्दों की पढ़ती भी। तो लोक आय हुआ, ये हमारा लोक व्यय हुआ, ठीक। 39.45 लाख करोड़ रुपए खर्चा करने वाली, और ये 39.45 लाख करोड़ रुपए हमारे ऊपर सरकार ने एक साल के अंदर खर्चा करने वाली है। पूरी उम्र भर के नहीं, हर साल का बजट बना जाता था। सरकार खुद ही बताती है, जो वित्त मंत्री होती है हमारे, उनका वित्त मंत्री का काम यही हो, इस साल हम भारत के लोगों पर इतना पैसा खर्च करने वाले। अब कहाँ कहाँ खर्च करेंगे वो एक अलग मुद्दा। फिर सरकार ये भी बतागी इतना पैसा हमने टैक्स तो मैनेज कर लिया, इतना पैसा हमने यहाँ से कमाया। अब बताइए सरकार कहाँ से कमाती है? भारत की जनता 39.45 लाख करोड़ रुपए तुम खर्च करने वाले, भारत की जनता के पास अधिकार है, बताओ, पारदर्शिता दिखाओ कि तुमने कहाँ कहाँ कितना पैसा खर्च, कहाँ कहाँ से तुम पैसा लेकर आए। फिर भारत सरकार कहती है हम 8 लाख करोड़ रुपए का एशियन डेवलपमेंट बैंक से लोन लेकर आए। आए समझ में बात है? और जब ऐसे बताती है, पूछो पिछले साल कितना लेकर आए थे? 5 लाख करोड़ रुपए का लोन लेकर आए थे। इस साल कितना लेकर आए? 8 लाख करोड़ रुपए का। और वो लोन इन्होंने आज तक नहीं चुकता करा, सिर्फ उसका ब्याज दे हर साल ही, और वो लोन हमारे पास बढ़ता जा रहा। हर साल लोन लेकर आते हैं, इस बार इससे ले लिया, अगली बार उससे ले लिया, इस बैंक तक उसे छोड़ दिया, उस वाले बैंक से ले लिया। हर साल हम बाहर से लोन लेकर आ रहे, उस तरह हम डेप्ट रन में फंसे हुए। मैंने कहा मैं पढ़ा रहा हूँ यहाँ से, अभी तो मैं लोग आए हुए चाहता तो किताब के हिसाब से लिखवा सकता था, लेकिन वो किसी काम का नहीं है, ठीक। मैंने कहा बीइंग ए एक्सपर्ट इकोनॉमिक्स के, तो मैं तुम्हें 360 डिग्री के कोण को घुमाऊंगा, और यही यूपीएससी का सिलेबस होगा। मैं तुम्हें जोड़ना सिखाऊंगा कि तुम अपने दिमाग कैसे खोलने, और तुम कहीं भी बोल सकते हो और बता सकते हो तुम, ठीक। अभी तो मैं बजट में प्रवेश कर देखो, मैं पढ़ा रहा था ये बजट में प्रवेश कर दिया, मैंने बजट तो जोड़ दिया, स्कीम से जोड़ दिया सारा का सारा। तो यही तो कनेक्टिविटी हो। तुम क्यों किसी से जोड़ना सीख रहे? तुम अपना दिमाग कितना डेवलप करो ना, तुम खुद ही लिंकिंग करनी सीख जाओ। समझ में आया बात है? तुम मुझे इकोनॉमिक्स को कोई सा भी क्वेश्चन दे दो, मैं तभी लिख दूंगा। ऐसा क्यों हुआ? ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि मैंने सोचना सीख लिया। जिस इंसान ने सोचना सीख लिया ना, उसको वो कभी मार खा ही नहीं सकता। किसी भी टॉपिक के प्रति सोचना सीख लो। नेगेटिव कम सोचो, पॉजिटिव सोचो ज्यादा, तो जिंदगी में पक्का पॉजिटिव होगा, ठीक। भारत के लोग कभी दुखी नहीं रहते, कभी दुखी रहते, इतने दुखी नहीं रहते, क्योंकि वे आशावादी हो। और आशावादी लोग, इनका एक ही मानना ये हुआ ना, चलो कुछ अच्छे के लिए ही हुआ होगा। आया समझ में? यूरोप के लोग कितने ही बेजी क्यों ना हो, कितनी उनके पास टेक्नोलॉजी हो, दुखी फिर भी वही है, हम नहीं है। आया समझ में? दुखी में फिर भी वही है, याद रखना बात क्या। क्योंकि भारत के लोग आशावादी हो। आशावादी लोग वे हों जो बहुत पॉजिटिव रहते हैं, और जिंदगी में इंसान का पॉजिटिव रहना बहुत जरूरी हो। समझ आई बात यार? और पॉजिटिव रहना हमेशा आंतरिक मूल से आता, आंतरिक मूल से, ठीक। दुनिया में तुम जब सेल्फ मोटिवेशन मिलना स्टार्ट कर दो, कभी कभी तो पढ़ने लगता है यार तू बहुत मेहनत कर रही है, कुछ होगा नहीं होगा तेरा, समझ लो वही पॉइंट है बस। इसका मतलब वही तुम जो दिमाग में ऐसा पर्सन आया ना, समझ जाओ अब मेहनत हो रही, अब छोड़ना नहीं। समझ में आया बात है? चलो लोक वाई के बारे में समझ में आया? अच्छा लगा रहा है टॉपिक, क्या मस्त टॉपिक है, गजब का बात। कहाँ था काजल? इधर देख लो। लोक आय हुआ, लोक व्यय हुआ। तो पहले पैसा खर्च करना सिखाऊं, पहले कमाना सिखाऊं? कमाना, फिर खाना ही खाना, ऐसा समझ। तो पहले क्या सीखना? कमाना। कितने बच्चे जो खाना सीख रहे पहले, किसी की इच्छा पहले खाना सीख रहे, ठीक। मैं ये भी सिखा सकता हूँ पहले कि सरकार ने कहाँ कहाँ कितना पैसा खर्च करती है, कहाँ कहाँ। तो मैं नहीं चाहता, इससे बेहतर होगा पहले यही जान लो मैं कहाँ तक पैसा कमाता हूँ। मैं पूरी इकोनॉमिक्स पढ़ाते वक्त अपना आप सब बताऊंगा, मैं अपने बारे में सब बताऊंगा तुम्हें, लेकिन रियलिटी नहीं बताने का, ठीक। समझ में आया बात? है
ये भारत सरकार है भाई जी, भारत सरकार, मान लिया भारत सरकार, ठीक। तो भारत सरकार तो पैसा तो उनके पास आता ही होगा, ठीक। तो भारत भाई जी की आय के दो स्रोत है, नंबर एक बच्चों को पढ़ाते, दूसरा एक्सटर्नल कमाई यानी कि, ठीक, ऊपर की कमाई। अब ऊपर की कमाई नहीं है, रिश्वत ले रहे, समझ नहीं बात है, वो काम कर रहे शेयर मार्केट में, ठीक है, दूसरा कंपनी में काम कर रहे। तो सुनो ध्यान से, तो भारत सरकार, अब भारत सरकार के पास चले जाओ, भारत सरकार भी कमाई होगी, भारत सरकार की जो आय होगी उसे हम क्या कहते हैं, लोक आय। अब भारत सरकार की जो लोक आय होगी ना, भारत सरकार से पूछा गया भाई पैसा कहाँ तक कमाते हो, इनका देखो क्या कहना, ये कह रहे हम कर लगाते हैं, टैक्स तक पैसा कमाते हैं, टैक्स तक। ये टैक्स क्या हो, उसने कहा एक तो हो कर, एक हो गैर कर। क्या हो, एक तो हो कर, एक हो गैर कर, जहाँ पैसा नहीं लगाते हैं, मतलब टैक्स नहीं लगाते। नंबर फर्स्ट, पहले नंबर पर एक तो कर होगा, कर को इंग्लिश में कहते हैं टैक्स। टैक्स देख लो, बहुत बड़ी चीज समझाने जा रहा हूँ, टैक्स। और दूसरा गैर कर, गैर इसे बोलते हैं नॉन टैक्स। क्या बोलते हैं, गैर कर। इस सरकार की आय के स्रोत है, एक तो हमारा होगा, एक तो हुआ हमारा कर, एक और होगा हमारा गैर कर। तो हमें समझना पहले, जो सरकार जो गैर कर है ना, यहाँ तो सरकार की आय का कोई स्रोत नहीं है। यहाँ जो गैर कर, यहाँ सरकार जो पैसा लेती, जो पैसा, जैसे किसी ने लाइसेंस बनवाया तो सीधा डायरेक्ट सरकार को जाकर पैसे दे दे, उसमें कोई टैक्स नहीं है। तो बस लाइसेंस राज तो खत्म ही कर दिया। आया समझो, किसी कुछ क्षेत्र ऐसे थे वहाँ लाइसेंस बनवाना जरूरी हो, अनिवार्य लाइसेंस, वहाँ उनके बिना काम चलने का ही नहीं। आया समझ में, जैसे मैंने तुम्हें कहना, तुम किसी को ठेका खोलना हो, ठेका 2 गुट पिला दे साथी है, बाकी मेरे पे छोड़, तुमने गाना सुना होगा। तो जो किसी को ठेका खोलना हो तो ठेके के लिए आज भी लाइसेंस जरूरी हो, तो लाइसेंस वहाँ उस क्षेत्र में अनिवार्य लाइसेंस, उसे अनिवार्य लाइसेंस कहते हैं, ठीक, लेना ही पड़ेगा तुम। जैसे तो किसी को अगर ये हॉस्पिटल खोलना, उसके लिए पहले लाइसेंस की जरूरत होगी, उसे बोलते हैं अनिवार्य लाइसेंसिंग व्यवस्था। सरकार जब लाइसेंस देगी तो सरकार लाइसेंस का पैसा भी लेगी, और जब पैसा लेगी तो सरकार की कमाई होगी, और जब कमाई होगी तो गैर कर में चला जाएगा, और जब गैर कर में चला जाएगा लोक आय में चला जाएगा, और लोक फिर आई तो राजकोषीय नीति। वाह गजब की बात समझ में खड़ी लगी। लेकिन तुम्हें जानकर हैरानी होगी, भारत सरकार ना जो गैर कर नॉन टैक्स, इस तो बहुत कम पैसा कमाती है, ना के बराबर पैसा, इससे बढ़िया ना ही कमाओ तो ज्यादा बढ़िया। आज तक रियलिटी बात बता रहा हूँ तुम्हें। हाँ, 1991 से पहले जब ग्लोबलाइजेशन नहीं है था, जब हमारे यहाँ लाइसेंसिंग राज, तो बाद में खत्म नहीं कर दिया गया लाइसेंसिंग राज। तुमने 11वीं क्लास की इकोनॉमी में पढ़ा होगा, लाइसेंसिंग राज था पहले, हर चीज पे लाइसेंस लाइसेंस लाइसेंस। तो तब तो यहाँ तक कमाई होती थी। 1991 के बाद सब कुछ तो बदला ये कि भारत सरकार की यहाँ से कमाई ना के बराबर हुई। अब कुछ ही क्षेत्र ऐसे बने हुए जहाँ लाइसेंस की आवश्यकता हो, या कुछ और भी गिने चुने क्षेत्र बहुत कम ना के बराबर पढ़ाऊंगा मैं से। लेकिन जहाँ तो भारत सरकार की मोटी मोटी कमाई हो, बहुत सारा पैसा कमा कर लेकर आ रही, उसे बोलते हैं बच्चा टैक्स, ठीक। इसे समझना, तो मैं भारत सरकार की कर प्रणाली शब्दावली यूज कर रहा हूं, कर प्रणाली या टैक्सेशन प्रणाली, टैक्सेशन प्रणाली, भारत सरकार की कर प्रणाली। प्रणाली का मतलब वो सिस्टम, इंडियन टैक्सेशन सिस्टम। तो हर चीज इंग्लिश में लिखनी होगी, हिंदी में लिखनी होगी तुम्हें। इससे ये बेनिफिट होगा, अगर तुम कल ना अपना मीडियम बदलने के बाद दूसरे टीचर को सुनोगे ना इंग्लिश में, वो भी तुम्हारी सब समझ में आ जाने वाला। आया समझ में, ठीक। इंग्लिश में तुम्हें इतना सक्षम बना दूंगा, तुम पूरा का पूरा सिलेबस है ना इंग्लिश में कॉपी मार दोगे सारा। टैक्सेशन सिस्टम, तो मुझे समझना टैक्सेशन सिस्टम। अच्छा, ये कर से कैसे कमाई हो भाई जी, ये भी समझा दो, कैसे कैसे कर तो कमाई हो। तो ये भारत सरकार की आएगा ना, ये भारत सरकार की, जो भारत सरकार है उसकी आय का मुख्य स्रोत है। भारत सरकार की मुख्य स्रोत मतलब जहां तक पैसा आता हो, ठीक। यानी भारत सरकार की जो मुख्य कमाई होती है, ज्यादा कमाई वो टैक्स तो होती है, इसलिए टैक्स महत्वपूर्ण। जीएसटी एक प्रकार टैक्स नहीं है, आया समझ में। इसका मतलब भारत सरकार जीएसटी से पैसा कमाती है। मुझे तो हैरानी हुई, भारत सरकार का कहना कि 2 फरवरी 2022 को कहा है ना, फरवरी 2022 को सुबह के 11 बजे रहे थे, 11 बजे मैंने तुरंत सुना इनका भाषण। सरकार का कहना, इस साल हमने जीएसटी से 1.38 लाख करोड़ रुपए की कमाई की है। मेरे हाथ पैर फूल चुके, तो यार गजब का। और आज तक की 2017 के बाद आज तक की सबसे ज्यादा कमाई है। और सरकार का कहना है जीएसटी सफल हो चुका, लेकिन मैं कहता हूं विफल हो चुका।
समझ में आई बात है? वो कैसे, वही समझना तुम। जिसके अंदर इतनी क्षमता ना, वही कह रहा कि भारत सरकार कह रही जीएसटी सफल हो चुका, अपने आंकड़े भी दे रही है, और जिसके अंदर इतनी क्षमता ने कह रहा है विफल हो चुका, इसका मतलब उस सब्जेक्ट में उसको कमजोरी नहीं है, उसके अंदर ताकत है, वो प्रूफ भी देगा तुम। विदाउट आर्गूमेंट नो टॉक, आई एम नॉट टॉकिंग टू यू। बिना आर्गूमेंट के तो मैं बात करने वाला ही नहीं, ऐसे बदलो। इतनी बात बताओ, समझ में आई? कोई दिक्कत? बताऊंगा तो बताओ, भारत सरकार ज्यादा पैसा कहां से कमाती है? टैक्स। क्या ये भारत सरकार की आय का मुख्य स्रोत है? हाँ। अच्छा, भाई जी तो पैसा कमाते हैं, भाई जी के पास पैसे के 2 कमाई के सिक्के, नंबर फर्स्ट, बच्चों की ट्यूशन पढ़ाते हैं, आज समझ, वो मुख्य स्रोत है, मुख्य स्रोत। ज़्यादा पैसा मुझे वहीं से आ रहा है। दूसरे नंबर भारत सरकार, जो भारत भाई जी ने, ये दूसरे तरीके का अदर भी काम करते हैं, ये मेरे लिए गैर कर का काम करते हैं, एक प्रकार का। मैंने पर टैक्स नहीं लगाता, पढ़ रहे बैठ के यहाँ सीट यूज़ कर रहे मेरी, टैक्स निकाल लो, चलो पैसे निकाल लो। समझे? आया समझ में? चलो, लेकिन मेरी आय का मुख्य स्रोत कौन है? ट्यूशन पढ़ाना बच्चों का, वहाँ से मैनेज हो रहा हूँ। अच्छा ठीक। अब सवाल है, तो फिर ये मुझे एक बात बताओ जरा, कि जो आप तो जो कर टैक्सेशन प्रणाली, अब जो मुझे समझना, तभी से समझना सर, भारत सरकार की अब मैं कर प्रणाली समझने जा रहा हूँ। इस सारे को मिटा दूंगा मैं, चाहे तुम्हारे दिमाग में जाना चाहिए कि भारत सरकार की कर प्रणाली समझ रहे, कि भारत सरकार पैसा मैनेज कहाँ से करती है, भारत सरकार कहाँ कहाँ टैक्स लगाती है। आज इसे टैक्सेशन को ना उजाड़ के फेंक देंगे, कहाँ कहाँ पे टैक्स लग रहा, कैसे कैसे टैक्स लग रहा, और तुम में टैक्स की चोरी करना सिखा दूंगा समझ। लेकिन ये इनलीगल काम होगा, समझ नहीं बात यार। और मैं बताऊँ कि कैसे टैक्स की चोरी होती है, कैसे लोग टैक्स चोरी करते हैं। भारत सरकार, लोग बार बार सरकार ब्लेम नहीं करती क्या, कि सरकार लोग टैक्स की चोरी करते हैं, रिटर्न फाइल नहीं करते, ये वो फलाना ढिमका। तुम कुछ भी समझ नहीं आता, तुम सब तुम्हारे ऊपर से जा रहा है, ऐसे समझना, ऊपर ऊपर से बता तुम, ऐसे लगा कुछ है नहीं, जो बालों में फंस कर चला गया, बिल्कुल सब ऊपर से चला गया। कहाँ से चला गया? आ जाओ, तो हम पढ़ना इंडियन टैक्सेशन सिस्टम, भारत सरकार की कर प्रणाली, इंडियन टैक्सेशन सिस्टम। ये तो लिखा हुआ, कोई सी किताब हम गलत थोड़ा ही लिखा हुआ। अब जो किताब पढ़ोगे जाकर, पीपीटी पढ़ोगे, क्या करोगे? पीपीटी का पढ़ोगे भी कोई यूपीएससी, यहाँ तो थोड़ा सा राजकोषीय नीति की कैसे 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 जमाने चले गए, ऐसा समझ लो कि राजको लिख तुम लिखोगे नहीं, बेहतरीन तरीके से लिखोगे, भारत सरकार की लोक आय तथा व्यय को लेखा जो रखने वाली नीति को राजकोषीय नीति कहते हैं। तो गलत थोड़ा ही हो, वो तो पर्सन हो जाएगा। वाह क्या परिभाषा थी, गजब की परिभाषा। अब भारत सरकार की जो आय है उसके कितने स्रोत है? 2, एक तो टैक्स, एक नॉन टैक्स, एक तो टैक्स, एक नॉन टैक्स। अब भारत सरकार ज्यादा पैसा कहां से कमाती है? टैक्स। इस साल में 2022 का आंकड़ा बताओ ना तुम, टैक्स से कितना पैसा कमा। चलो अभी चर्चा नहीं करता, बाद में चर्चा करूंगा, अभी तुम कंफ्यूज हो जाओ। इतना बताओ, यहाँ तक समझ में आया नहीं? अब मैं जो इसका समझ लो, मैंने एक चैप्टर बना दिया, और किताबों जो इकोनॉमिक्स की किताब है ना, इकोनॉमिक्स की किताब, उनमें पूरे चैप्टर मिलेंगे तुम्हें, भारतीय कर प्रणाली, चैप्टर के नाम, हाँ चैप्टर के नाम मिले इस तरह करके। तो फिर बच्चा वहाँ कन्फ्यूज, क्योंकि अलग अलग करके पढ़ रहे हैं ना। अभी मैंने कहा सब सिलेबस का हिस्सा, कुछ भी पढ़ोगे यहाँ के जुड़ जाएगा। समझ में आया बात है? अब देखते हैं भारत सरकार कहाँ से पैसा कमा कर लेकर आ रही, कहाँ टैक्स लगा रही। अब मुझे एक बात और बता दो जरा, हमारे यहाँ ना वर्ष 2017 के अंदर, ठीक, संसद में रात को 12 बजे घंटा बजा जीएसटी, जुलाई 2017 को, ठीक, 2017 के अंदर, वो जुलाई 2017 था ना, वहाँ सब कुछ बदल गया और जीएसटी लागू होगा, जीएसटी लागू हो गया। लेकिन सब बच्चे आज जीएसटी की बात करते हैं, किसकी? जीएसटी की बात करते हैं। अगर जीएसटी ना होता तो उससे पहले क्या चल रहा था? अभी तो तुम पढ़ लो जीएसटी, कि हमने तुम्हें पढ़ा भी दिया, जीएसटी में ये दर है, ये ऐसे ऐसे टैक्स लगाया जा, आज सरकार यहाँ आते इतना पैसा कमा रही, पढ़ा भी दूंगा मैं, कर कहाँ कहाँ पर टैक्स लगा रखे सरकार ने, बहुत आसान है, और सब यही पढ़ा रहे। अभी तो कहीं भी मिल जाएगा, तुम कहीं भी मिल जाएगा, किसी भी यूट्यूब चैनल पर सर्च कर लो, कोई भी पढ़ा चला जाएगा तुम कि जीएसटी क्या है क्या नहीं होता है, ठीक। लेकिन यूँ नहीं बताना कि पुराने वाला सिस्टम क्या था, वो किस तरह काम करता था। और जब तुम पुराने वाला सिस्टम नहीं समझोगे, अब मैंने कितनी बार समझा, किसी के अगर प्रेजेंट को समझना तो उसका अतीत जानो। क्या जानो? किसी का अगर प्रेजेंट समझना ना तो उसके अतीत को जानना होगा। मुझे समझना, मैं तुम्हारे सामने बोल रहा हूँ, क्या आप बेचारे ने कितनी मेहनत कर रखी हो, क्या आप रात को बेचारा कितनी मेहनत कर रहा था तुम्हारे सामने, आया समझो। तुम मतलब यार काश मैं भी बोल सकती हूँ इस तरह, बोल सकते हो तुम, इससे बेस्ट बोल सकते हो। मेहनत बड़ी चीज़ है दुनिया। क्या तुमने अतीत काल में कितनी मेहनत करी हो, तुम्हें पता? बात सही है। इसका मतलब जीएसटी पता क्या है? सिर्फ जीएसटी उपाय है, उपाय सब ये पढ़ रहे, ये हुआ ये हुआ ये हुआ। कारण क्या है? ऐसा क्या था कि मुझे पुराने वाले छोड़कर नया वाला अपनाना पड़ा? कमियां तो खामियां रही होगी।
अब लड़कियां देखो, लड़कियां हर साल अपने बॉयफ्रेंड बदलती है, समझ, कलाकारी होती नहीं है उनकी, क्यों नहीं होती नहीं कलाकारी लड़कियों को आजकल। पैंट ये चला रखा है कल्चर है आजकल का, कि क्या हो तो पुराने वाले में कुछ कमियां खामियां रही होगी, आज समझ, जो तो नए वाले की तलाश करी, क्या कह रही है। तो बताओ, जीएसटी की बात कर रहे थे हम, जो जीएसटी था, जीएसटी हमें क्यों अपनाना पड़ा, कि पुराने वाले टैक्स सिस्टम में खामियां रही होगी। अब मैं तुम्हारा एक तो तरीका हो सके कि मैं तुम्हें जीएसटी पूरा का पूरा पढ़ा दूँ, मैं तुमसे ही पूछ रहा हूँ सवाल। एक तो तरीका मेरे पास ये होगा कि मैं आऊँ और जीएसटी पूरा तुम्हें से समझा दूँ, समझा भी दूंगा मैं, तुम सेटिस्फाई भी हो जाओगे। लेकिन वो तो एक प्रकार का उपाय है, ठीक। और यूपीएससी का क्वालिफाई करना, यूपीएससी उपाय नहीं पूछता, कारण पूछे, और कारण ही क्या हो इकोनॉमिक्स में, उपाय। अब तुम बताओ क्या पढ़ना चाहिए। इसका मतलब पुराना टैक्स सिस्टम पढ़ना पड़ेगा, इसका मतलब जीएसटी ना, तुमने खुद ही कह दिया, चलिए खुद ही बता रहा तुम्हें क्या पढ़ना चाहिए, आया समझ में। मैं कुछ नहीं बता रहा, कुछ है नहीं इकोनॉमिक्स में, है नहीं कुछ इकोनॉमिक्स में, सब ड्रामा करते हैं लोग। तुम कुछ हार्ड लग रहा है इसके अंदर, हार्ड लग रहा है, ठीक। तो जानना चाहते हो कि भारत सरकार कैसे टैक्स लगाती थी, पुराना टैक्स सिस्टम क्या था, बिफोर जीएसटी, बिफोर जीएसटी से पहले, जीएसटी से पहले भारत सरकार कैसे टैक्स लगाती थी, ठीक। उस कर प्रणाली का क्या नाम था, समझ में आया बात है, ठीक। अब हम यहाँ समझाने जा रहे हैं, अच्छी तरीके से तुम्हें समझाने जा रहे हैं। जीएसटी से पहले, और ध्यान से सुनना, जीएसटी का मतलब गुड सर्विस टैक्स, वर्तमान समय में भारत सरकार, भारत के अंदर लागू 1 जुलाई 2017 को 101वां संविधान संशोधन था, कौन सा था, अच्छा 101वां, ठीक है। 101वें संविधान संशोधन के द्वारा जीएसटी लागू कर दिया गया था, और वर्तमान समय में ना आज भारत की वस्तु और सेवाओं पर जीएसटी लागू। लेकिन मैं जीएसटी नहीं पढ़ा रहा हूँ, सॉरी टू से, ठीक। मैं जानना चाह रहा हूँ जीएसटी से पहले, यानी अपना दिमाग और दिल आज बैठे रहो दहलाने के बाद, सोचो तुम जीएसटी 2017 से पहले जी रहे हो, सोचो तुम 2017 से पहले जी रहे हो, आया समझे। मेरा संघर्ष, मुझे मेरा संघर्ष याद आ 2017 का, याद देख लो, जीएसटी से पहले। जीएसटी से पहले तुम किसी को समझा भी सकते हो, ठीक। मैं यहाँ बच्चों को देखता हूँ, जब हम बिल लेते हैं ना, उनके यहाँ बिल काटने वाला आता होगा, वे दो ही चीज़ देखते हैं, नंबर फर्स्ट बिल कितने का, सही बात है, बिल में कितना अमाउंट था, ऐसा समझ में कितना अमाउंट था, उसके बाद देखते हैं कब तक पे करना, समझ में आई बात है, यही चीज़ देखते हैं। और मुझे लगता है दूसरी वाली चीज़ तो कोई देखता भी नहीं होगा, बस देखते कितने का अमाउंट है, लेकिन उस पर हज़ारों चीज़ें लिखी रहती है। आज समझ, नीचे कॉलम में जाकर तुम सिर्फ एक चीज़ देखते हो, इस तरह कहते हैं तुम अनपढ़ हो, तुम पढ़े लिखे नहीं हो, तो तुम्हारी रेंज तो बाहर चला गया, तुम्हारे पढ़े लिखे का कोई फायदा नहीं है जब तुम बिल को देख के ये नहीं बता सकते कौन सा जीएसटी उसके अंदर, कौन सा आईजीएसटी, कौन सा सीएसटी उसके अंदर क्या लिखा हुआ उसके अंदर। और आज तुम्हें बताऊं, जो बिजली का बिल है उस पर जीएसटी काम नहीं करता, बधाई हो, समझ में आया बात है, क्यों नहीं करता सब समझेंगे आप। अब मैं लेके जा रहा हूँ तुम 2017 से पहले, और अपना दिमाग और जो दिल था ना दहला कर बैठ जाना। अब मैं तुमसे सवाल पूछूंगा, मस्त मस्त सवाल पूछूंगा तुमसे, ठीक, तैयार होगा, ठीक। कि जीएसटी से पहले भारत के अंदर जो भारत की कर प्रणाली वो कैसे काम करती थी, ठीक। जीएसटी से पहले भारतीय कर प्रणाली, कर प्रणाली, नंबर फर्स्ट, हमारे यहाँ ना भारत में राज्यों का संघ, ये तुम जानते हो, तो कुछ टैक्स ऐसे हो, कुछ टैक्स ऐसे हो जो केंद्र सरकार लगाती होगी, कुछ टैक्स ऐसे हो जो राज्य सरकार लगाती होगी। दोबारा बता रहा हूँ, 2017 से पहले, जुलाई 2017 से पहले, यानी जीएसटी से पहले जो भारतीय कर प्रणाली थी कैसी थी भाई, कुछ सरकार तो ऐसे, कुछ टैक्स तो ऐसे होंगे, टैक्स का मतलब क्या हो हिंदी में, कर, कुछ टैक्स तो ऐसे होंगे जो भारत की सरकार के जो केंद्र सरकार के द्वारा लगाए जाते होंगे, कुछ टैक्स ऐसे होंगे जो राज्य की सरकार के द्वारा लगाए जाते होंगे। ये बात बताओ, समझ में नहीं, ठीक। यानी केंद्र सरकार के द्वारा लगाए गए कर, लगाए गए कर, राज्य सरकार के द्वारा लगाए कर,
और ये सब थे, है नहीं, ये सब क्या थे, है नहीं। जानना चाहते हो? ठीक, तो हम पुराना टैक्स सिस्टम पढ़ रहे। मैडम प्लीज सुन लो, हम पुराना टैक्स सिस्टम पढ़ रहे। पहले नंबर पर केंद्र सरकार के द्वारा लगाया जाकर केंद्र सरकार कौन से टैक्स लगाती थी, कहाँ कहाँ टैक्स लगाती थी, कहाँ कहाँ से केंद्र सरकार पैसा कमाती। और ये बहुत जरूरी तो भाई समझने के लिए। अगर ये नहीं समझ में आया ना तुम तो जीएसटी ना कुछ नहीं समझ में आने वाला। भूल जाओ जीएसटी को। जीएसटी फिर सिर्फ रटोगे, विश्लेषण नहीं कर सकते उसका। कहीं बैठकर अगर तुम सचिव बना भी दिया ना तो पागलों की तरह चुपचाप ये कहोगे पहले मैं वीडियो देख आऊँ जाकर, दोबारा टाइम पे देख पाई थी वीडियो। तो सचिव बनाकर तुम्हें कोई फायदा नहीं है। राज्य सरकार के द्वारा लगाए गए कर कौन से कर लगाए जाते थे जीएसटी से पहले? तो जानना चाहते हो कौन कौन सी वस्तुओं पर? एक तो हो वस्तुएं, एक हो सेवाएं। जिस प्रकार वस्तुओं का उत्पादन हो इसी प्रकार सेवाओं का उत्पादन हो। वस्तुओं पर भी टैक्स लगाया जाता, टैक्स मतलब कर, और सेवाओं पर भी टैक्स लगाया जाता। दोबारा समझा रहा हूं, जिस प्रकार वस्तुओं का उत्पादन होता इसी प्रकार सेवाओं का उत्पादन होता। मान लो पेन, ये मार्कर, इस मार्कर का उत्पादन हुआ होगा, ये क्या एक प्रकार की वस्तु उत्पादन हुआ इसका। तो उत्पादन निकाल कर, जैसे मार्केट में हूँ, मैं सोनू जी हूँ, ठीक, मैंने मार्कर बनाया बाहर लेके जा रहा, ठीक, कस्टम अधिकारी मिले तुम कस्टम अधिकारी हो। ए कहाँ जा रहे हो, इधर आओ। मैंने कहा साहब मार्केट में बेचना था साहब, मार्केट, ठीक, कितने का बनाए हो? सब 10 रुपये का बना, ठीक, 5 रुपये टैक्स निकाल लो, सब 10 रुपये का बना दो, 10 रुपये लागत है सब, ठीक। मैं मार्केट में बाहर के बेचने गया तो 10 का तो बेचूंगा नहीं, हम कितने बेचूंगा? 15 का हो सकता है। मैं 10 रुपये 2 रुपये का टैक्स पहले अपने आप कर लेगा हूँ, तो 15 तो बेचूंगा, मिनिमम 15 का बेचूंगा, इससे कम तो बेच नहीं रहा। बिल्कुल इतनी बात बताओ सामने, होगी वस्तु महंगी। ये टैक्स पता कितना लगाया? अब इस समझना तुम कि राज्य की सरकार के द्वारा लगाया गया या केंद्र सरकार के द्वारा लगाया गया। यहाँ कन्फ्यूजन है, यही दूर करना हम, समझे? ठीक, तो वस्तुओं पर, अब ये तो हुई वस्तुएं, अब है सेवाएं। ठीक, मेरी वाइफ वो डॉक्टर, एमबीबीएस उसने किया हुआ, मान लो क्या किया हुआ, एमबीबीएस। अजय उसने एमबीबीएस किया हुआ, ठीक, और फ्रांस की पढ़ी हुई हो। कहाँ की? फ्रांस की रहने वाली हो, तो भारत के, चुप हो जाओ, वो ना यहाँ रहती है मेरे पास, जब रहती है उसके बाद अब वो अपनी सेवाएं देने ना दिल्ली जाने वाली। कहाँ? दिल्ली जाने वाली, अपनी सेवाएं देने। डॉक्टर लोग सेवाएं नहीं करते, तो सरकार सेवाओं पर भी टैक्स लगाती है, ठीक। और वहाँ उसने पैसे कमाए, उसकी इनकम 50,000, तो सरकार टैक्स तो लेगी, पैसे जनरेट करा, सेवाएं तो दी उसने, और सेवाओं को वो भी टैक्स लगाए जाते हैं। यानी उसका मतलब मेरी वाइफ भी उसके जीएसटी के दायरे में आती होगी, पक्की बात है। तो सेवाओं पर भी टैक्स लगते हैं और वस्तुओं पर टैक्स लगते हैं। जिस प्रकार वस्तुओं का उत्पादन हो उसी प्रकार सेवाओं का उत्पादन हो। इतनी बात बताओ समझ में नहीं आई? ये बहुत छोटे पॉइंट है लेकिन बहुत बड़े पॉइंट है, तुम हमेशा काम आएंगे। जटिल पहलू को आसान बना कर रख देंगे। समझ में आया बातें? जैसे मैं उत्पादन का नाम लेता हूँ ना, तो उत्पादन फिर मैं कहता हूँ तुरंत आए, फिर तुम्हें सब कुछ समझ में आ जाता, ओहो ये जीडीपी आए, फिर आ जाता, फिर समझ में आए यही वही है, ओहो यही खर्च करने वाला, ठीक। एक ही सिक्के के 3 पहलू, ओहो ये आए समझ में, कोई दिक्कत? इतना बताओ समझ में नहीं है? तो उत्पादन, आय और व्यय एक ही सिक्के के 3 पहलू। तो ये बताओ, जिस प्रकार केंद्र सरकार हो या केंद्र सरकार है, केंद्र सरकार के द्वारा वस्तुओं पर भी टैक्स लगाया जाएगा और सेवाओं पर भी टैक्स लगाया जाएगा। अब सवाल है, क्या राज्य सरकार भी वस्तुओं पर सेवा पर टैक्स लगाएंगी? और नहीं लगाएंगे तो क्यों नहीं लगाएंगे? बड़ा कंफ्यूजन है। पहले क्या होता था? कंफ्यूजन हो रहा, अच्छी बात है, अच्छी चीज़ों का संकेत है। मैं चाहता हूँ जो बोर्ड पर लिखा हुआ ना, तुम इसे अपने रफ के अंदर नोट कर लो। होच पोच की स्थिति उत्पन्न हो जाएगी, नहीं तो किसकी? होच पोच की। इतना नोट करो तुम इसे। देखो जीएसटी से पहले भारत सरकार कहाँ जीएसटी से पहले जो भारत सरकार कहाँ से पैसा कमाती थी, जो केंद्र सरकार, वो केंद्र सरकार के द्वारा कौन कौन से कर लगाए जाते थे, और जो राज्य सरकार है ना उसके द्वारा कौन कौन से कर लगाए जाते थे, ठीक। और संसद के पास इतना भी अधिकार है, वो कानून बनाकर ना इसमें बदलाव कर सकती है। और संसद ने करके दिखाया सन 2017 में, मेरे जाओ भाड़ में, राज्य सरकार के सारे टैक्स छीन लिए। आए समझ नहीं, तुम घर बैठो बेटा, कोई बात नहीं, पैसे मेरे से लेना। आए समझ, पहले समझना पहले था क्या और अब क्या है, ध्यान तो समझना अच्छे तरीके से। नंबर फर्स्ट, जो केंद्र सरकार टैक्स लगाती थी उसका नाम है पर्सनल इनकम टैक्स।
पर्सनल इनकम टैक्स, व्यक्तिगत, उसे पर्सनल इनकम टैक्स को तुम आयकर कहते हैं, आयकर उसे बोलते हैं, इनकम टैक्स उसे ही बोलते हैं, पर्सनल इनकम टैक्स, व्यक्तिगत आयकर, एक व्यक्ति की आय पर लगा जाता। जितना भी तुम पैसा कमाते हैं ना एक साल के अंदर, अगर भारत सरकार को लग रहा तुम 5 लाख से ऊपर पहुंच चुके, भारत सरकार को लगी बेटा इधर आओ चुपचाप, जैसे हमारा टैक्स था 10 लाख हमारे अकाउंट में पहुंच चुके थे, तो हमारे उन्होंने 12,000 आराम से काट लिए, 12,500 रुपये, ठीक, क्योंकि 10% की स्लैब हम आ रहे थे, तो 10% की स्लैब से हमारे आराम से काट लिए प्यार के साथ, बेटा इधर आओ, ठीक है, तुम्हारे अकाउंट में 10 लाख रुपये पड़े हुए ना, आए समझ में, 10 लाख पड़े हुए सरकार के पास, सरकार को कैसे पता लगा, क्या सरकार नजर रख रही है, हाँ क्यों ना करी, पैन कार्ड किस काम की दवा, इसलिए तो बना, पैन कार्ड को ढंग से देखना उस पर क्या लिखा हुआ, पैन कार्ड पर ढंग से देखना क्या लिखा हुआ उस पर, वो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट वालों द्वारा बनाया गया, आयकर विभाग लिखा हुआ उस पर, देखो लिखा हुआ आयकर, वो जांच रखता तुम्हारी जांच पड़ताल, कहाँ का ना, जो पैन कार्ड उसे सारे खातों से लिंक कर दिया गया, बिना पैन कार्ड के तुम खाता नहीं खोल सकते, खोल दोगे बिना पैन कार्ड के, पैन कार्ड का मतलब कि भारत सरकार को तुम पर विश्वास नहीं है, भारत सरकार को, अब भारत सरकार को तुम पर विश्वास नहीं है ना, सुन लो ध्यान से, भारत सरकार को तुम पर विश्वास नहीं है, तो जो भारत सरकार है ना विश्वास नहीं है, इसलिए पैन कार्ड लगाओ बेटा, दिखाओ बेटा तुम्हारे खाते में कितना पैसा पड़ा हुआ, हो सकता तुम भारत फंडिंग हो जा, और एक इनकम व्यक्तिगत, तुम व्यक्तिगत इंसान हो, तुम्हारी आय पर कर लगा जाएगा, तुम्हारे पास पैसा आया कहाँ था, तुम्हारे पास ज्यादा पैसा, भारत सरकार को टैक्स दो, और इनकम टैक्स बहुत ज़्यादा, मेरे पास यहाँ लिस्ट भी है वर्तमान समय में, पहले तो बहुत सारा ज़्यादा टैक्स, मेरे पास लिस्ट बता रहा हूँ, अभी लिखवा नहीं रहा हूँ, बता रहा हूँ तुम, अगर तुम्हारी इनकम 2.5 लाख रुपए तक, कितने तक, 2.5 लाख तक तुम्हारी इनकम, वर्तमान समय बात बता रहा हूँ तुम्हें, तो तुम्हारी इनकम पर कोई टैक्स नहीं है, अगर 2.5 लाख तक तुम्हारी इनकम है ना, इस पर कोई टैक्स नहीं है, अगर उसके बाद 2.5 लाख से लेकर 5 लाख तक तुम्हारी इनकम, तो इस पर 5% टैक्स देना पड़ेगा, तुम्हें जितनी तुमने एक साल में कमाई करी उसका 5%। जरा एक बात बताओ मुझे, मैंने अगर 10 लाख रुपये कमाई कर ली, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, ठीक, एक जीरो और बढ़ा लो, सही है ना, 1 2 3 4, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, 10 लाख हो गए, इसका 5% निकाल लो, 5% का मतलब पता कितना हो, 5/100, 2 जीरो तो क्या कट जाएगी, 2 जीरो कट जाएगी, गुणा करो उसकी, इसमें 50,000, बताओ 10 लाख मेरे खाते में पड़े हुए ना, भारत सरकार को मुझे एक साल के अंदर 50,000 रुपये फ्री फंड में देने पड़ेंगे, इससे बुरा कुछ होगा, इसलिए तो हमने प्लॉट खरीदा, इसीलिए तो हमने प्लॉट खरीदा, तो तुम सोचते होंगे तो भारत सरकार को प्लॉट पर टैक्स नहीं लगाना चाहिए, लगाया भारत सरकार ने, लेकिन कम हो टैक्स, वो वहां से जो टैक्स, इसका मतलब हमने टैक्स की चोरी नहीं कर ली, टैक्स की चोरी नहीं करी, इसलिए तो जो रियल इस्टेट में जो लोग पैसा खर्च करते हैं, घर खरीदते हैं, बिल्डिंग खरीदते हैं, मकान खरीदते हैं, प्लॉट खरीदते हैं, तो रियल इस्टेट में जब तो मकान आम आदमी की पहुंच बाहर हो चुका है, इसे कहते हैं ब्लैक मनी का इन्वॉल्व हो चुकी है यहाँ से। और भी मेरे पास देखो, मेरे पास है, तुम चाहे तो अपना नोट्स में लिख दे, अगर 5 लाख से 10 लाख तो तुम्हारी इनकम है ना, तो भारत सरकार पता क्या कहती है, बेटा एक काम करो, तुम ना 12,500 रुपये तो तुम्हें देने पड़ेंगे, 12,500 रुपये तुम देने पड़ेंगे, 5% के साथ साथ तुम 12,500 रुपये और देने पड़ेंगे, 50, तुम्हारी इनकम अगर 10 लाख थी ना, 12,500 रुपये और जोड़ लो इसमें, 5% की स्लैब में चले जाओगे तुम, 12,500 और जोड़ लो इसमें, बढ़ाते चले, रेट बढ़ाते चले जाएगी। और कहती है सरकार, अगर तुम्हारी इनकम 10 लाख से ऊपर, 10 लाख से ऊपर हो तुम्हारी, रेट दे रखे यहाँ, रेट दे रखे यहाँ रखे, 30% टैक्स लगा, 30%, ये 30% 5% लगाया, 10 लाख को ऊपर चले गए ना, 30% टैक्स लगाएगी। अब बताओ कोई अपने खाते में इतने पैसे रखना चाहेगा, इसलिए जितने जो बड़े बड़े बिल्डर्स हैं ना, ये प्रॉपर्टीज खरीदते हैं, प्रॉपर्टीज, वहाँ टैक्स कम है, वहाँ टैक्स कम है, समझ लो, इसलिए प्रॉपर्टी तब जाते हैं। यही कारण है जो मकान, बिल्डिंग, ये सब, ये प्लॉट, ये आम आदमी पहुँचते बाहर चला गया। समझ लें हाँ सी, इस क्लास में सीरियस होकर बैठे, जिंदगी में कभी सीरियस नहीं होने की, समझ में आया बात है। इसके बाद ये दांती दिखाइए घर बैठ कर, हाँ और क्या, विशेष इंसानों कह रहा हूँ, बात समझ में आई है, कोई दिक्कत, ठीक। मैं मैथमेटिक्स बताओ, अब बताओ मैं क्या करने की कोशिश करूंगा, तो भारत सरकार परेशान है इन इनकम टैक्स वालों से कि आज ऐसे लोग, 10 लाख तो मैं कम बता रहा हूँ, लोगों का हत्ता भरा पड़ा हुआ, उनकी इनकम बहुत ज़्यादा, तो लोग पता क्या करते हैं, टैक्स से बचने के लिए दूसरे के नाम पर प्रॉपर्टी खरीदते हैं, यहाँ तक भी मुझे जानकारी, दूसरों के नाम पर प्रॉपर्टी खरीदते हैं, दूसरों के नाम से प्रॉपर्टी खरीदते हैं, उसके फिर तीसरे के नाम से प्रॉपर्टी खरीदते हैं, ताकि टैक्स तो बचा जा सके। समझ में आया बात, ऐसे लोग टैक्स की चोरी करते हैं, समझ आई बात। लोगों को पकड़ना ना, और लोग एक ही बात कहते हैं, डॉन को पकड़ना मुश्किल है, नामुमकिन है, क्या बोलते हैं ठीक, तो इसका मतलब पर्सनल इनकम टैक्स, बेटे चुप हो जाओ,
ये जो 32 सीसी दिखा रहे हैं ना तुम्हें, पेपर के बाद दिखाना मुझे। व्यक्तिगत आयकर यानी व्यक्ति की आय पर लगाया जाने वाला कर। ऐसे राज्य सरकार नहीं लगाती सर, ना 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 ना, केंद्र सरकार लगाती थी, लगाती नहीं, लगाती है वैसे भी, जीएसटी के अंदर है ऐसा समझ लो। अभी हम जीएसटी पहले पढ़ रहे, तो आयकर भारत सरकार की आय का ये भी ठीक ठाक तरीके से शो होता है, पैसा आता है यहाँ से, और अलग अलग रेट है। ये तो मैं जीएसटी पढ़ाते वक्त बताऊंगा। अभी मैंने चर्चा भी कर ली, जीएसटी की चर्चा करी मैंने वर्तमान समय में, तुम्हें पता है कैसे लगता है आपका, उदाहरण समझाने के लिए एक एक चीज़ को क्लियर करता हूँ। आया समझ में, जब इनकम टैक्स का नाम आता है ना, जितने भी अधिकारी उनकी ना हवा तीती पीती गुल हो जाती है। आया समझ में, तुम्हें डर नहीं लगता इनकम टैक्स तो, मुझे बहुत डर लगता है इनकम टैक्स तो, इसी में पैसा दूसरे खाते में उठाएगा। आया समझ में, ठीक बताया तो मैंने पहले, फेंक देते मैंने इस तरह ही, पहले ट्रांसफ़र कर दो था, एक बार लग चुका। सुन लो, तो जो तुम्हें टैक्स था ना, तो इनकम टैक्स की खास बात है, देख लेना तुम 2.5 लाख तो खाते में तुम्हारे कम पड़े हुए, इतने मेरे खाते में 10, 15, 20, 50 हज़ार रुपये की फालतू नकता में, 40, 50 हज़ार वाले मेरे खाते अलग, पैसे में थोड़े थोड़े करके दूसरे में रखूँ। लेकिन भारत सरकार बहुत बदतमीज है, सारे खातों का अमाउंट जोड़कर तब देखकर कि 2.5 लाख बैठ रहे, 2.5 लाख बैठ रहे, आ जाओ बेटा इधर आओ, तो जाओ 2.5 लाख प्लस चला गया ना, 5% टैक्स दो जाओ। और 2.5 लाख का देख लो 5% कितना बैठा, सुन लो, 2.5 लाख 2,50,000 आया समझो, इसका 5% निकाल लो, 5 बटा कितना बैठेगा 100, जो कट जाएगी, गुणा करो 25, 50, 25 दुनिया बैठेगा 125, 125 बैठेगा नहीं, 12,500 कितना बैठेगा, 12,500 ऐसे समझ में। तो खाते में 2.5 लाख प्लस चले गए ना, तो बेटे एक काम करो, 12,500 रुपये दो, कितने 12,500 रुपये दो, इधर निकालो 12,500, इतना बात होता समझ, आराम से काट लेंगे प्यार के साथ ही है, ठीक। लेकिन ये नहीं कि कलाकारी हो, 1 साल के अंदर होने चाहिए जमाएं, 1 साल की नेट कमाई होनी चाहिए तुम्हारी यार, एक व्यक्ति ने 1 साल के अंदर इतने पैसे कमाए, समझ आई बात है, ठीक। बैंक का कहीं भी जहाँ खाता होगा बैंक क्या तो इसे ना, फिर सुन लो, जो घर में लोग पैसे छिपा कर रखते हैं, क्यों रखते हैं, अगर इनकम टैक्स का छापा पड़ जाना, लोग देखेंगे किसी के घर में तो इतने सारे पैसे लग रहे निकल रहे पैसे, वे इनकम टैक्स की चोरी, वही तो इनकम टैक्स की चोरी, ये तो इनकम टैक्स की चोरी। इतने जिसके घर में तो पूरा का पूरा पैसा मिला, वो क्यों रख रखा था उसने बैंक में, क्यों नहीं करा उसने, टैक्स देना पड़ता ना, इनकम टैक्स, ये तो पर्सनल इनकम टैक्स। और जब तुम अधिकारी बन जाओगे ना, आया समझ में, तुम देखा ठुकरा के मेरा प्यार में काम देखी, कौन सी पिक्चर है, आया समझ में, शादी में जरूर आना, उसके घर में ठहर ठहर यूँ फोड़ो, आया देख कि पैसे तो नहीं रख रखे अंदर, घूस लेगा, ठीक। लेकिन वो तो व्यक्तिगत दुश्मनी नहीं, शत्रुता का वो व्यक्तिगत दुश्मनी, मैं तो व्यक्तिगत दुश्मनी निकाल रहा हूँ, बात सही गलत है। अभी मैंने केवल पर्सनल इनकम टैक्स को डिस्कस करा, जितना मैं इसमें बोल लूंगा ना, इतना ही तुम्हारा कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। किस अच्छा गोल्ड रखते हो, वो अलग है ना, वो कमोडिटी होने वाला, वस्तु होने वाला, उस पर टैक्स लगता होगा, चोरी तो उसकी, ठीक। लेकिन एक सीमा ना, अगर तुम्हारे घर में 2.5 लाख तो ऊपर रखा हुआ ना, 2.5 लाख से तुम्हारे घर में ऊपर रखा हुआ, 2.5 लाख तो तुम अपने घर में आराम से कैश रख सकते हो, उसको अगर तुमने ऊपर रख लिया तो तुम इनकम टैक्स की चोरी कर रहे हो। यस रियलिटी, एक चुप बताओ, सामान नहीं, इनकम की बात कर रहे, नेट अमाउंट कैश, हाँ उसकी व्यक्ति की 1 साल की इनकम है, इतने 1 साल में उतने पैसे कमा लिए उसने, इकट्ठा हो चुके उसके पास इतने, तो बेटा टैक्स दो, चलो समझ में आया बात, ये खास बात, इतनी बात बताओ समझ में आई। लेकिन यहाँ ना एक जगह छूट भी है, वर्तमान समय की बात बता रहा हूँ, जो 80 साल से ऊपर के नागरिक है ना, 80 साल से ऊपर के नागरिक, उनको अगर उनकी इनकम 5 लाख तो ऊपर चले गए ना, उनको कोई छूट, उनको कोई टैक्स नहीं है, उन्हें माफ़ कर रखा है। 80 साल का बेचारा अपना घर का खर्चा कैसे चलाएगा फिर, ऐसे हो, तो उनको छूट दे रखी है, उन्होंने तमाम प्रकार की उन पर जिम्मेदारी रहती है, बच्चों की शादी करनी होती है, रिटायरमेंट के बाद, तो उन पर छूट रखी हुई है, तो सरकार ने 80 साल तो ऊपर। ये मैं जब जीएसटी पढ़ाऊंगा जब चर्चा कर दूंगा, मैं तो थोड़ा सा बता देगा तुम्हें क्या उन्हें ना के बराबर, बस 60 साल तो ऊपर जितने, और जो 60 से लेकर 80 साल के नहीं, उनके लिए भी छूट है कि 3 लाख रुपए अगर तुम्हें खाते में पड़ोगे तो उन पर कोई टैक्स नहीं है, ऐसा समझ। लेकिन तुम 60 से कम के अगर 2.5 लाख रुपए प्लस चला गया, 2,70,000 भी जाना है, सरकार बोला कि बेटा इधर आओ,
5% निकाल लो उसका। अब ये 12,500 रुपये चुपचाप मुझे दे दो, ऐसे बोल दो, ठीक। एक व्यक्ति की बात कर रही, व्यक्तिगत यार बताया तो, पर्सनल इनकम टैक्स योर यू ओनली, ठीक। इतना बताओ समझ में आए, कोई प्रॉब्लम यहाँ तक, ठीक। चलो इधर चले जाओ साइड में, मैडम इधर देख लो, बकवास बाद में कर लेना, इधर देख लो। दूसरे नंबर पर आ जाओ। दूसरे नंबर पर आ जाओ। इसे बोलते हैं कॉर्पोरेट टैक्स, इसे बोलते हैं निगम कर, कॉर्पोरेट टैक्स। इसे बोलते हैं निगम कर। भारत सरकार लगाती है, केंद्र सरकार के अंडर आने वाला टैक्स है वो, केंद्र सरकार लगाती है इस टैक्स को, राज्य की सरकार ना लगाती बाबू, समझ में आया? कौन लगाती है? केंद्र सरकार। और केंद्र सरकार ना, केंद्र सरकार पता क्या कहती है, अच्छा तुम बहुत बड़े बिजनेसमैन हो, अच्छा तुम्हारी इनकम 250 करोड़ से ऊपर है, बेटा इधर आओ। अच्छा क्या कर रहे हो? सब 250 करोड़ रुपए कमाए। अच्छा 250 करोड़ कमाए, ये बड़ो भारत सरकार का कॉर्पोरेट टैक्स। यहाँ भारत सरकार ने कहा 30% टैक्स देंगे। अच्छा 2019 में सब कोरोना काल आया था, छूट कर दो 22% कर दिया, चलो 30 तक घटा कर, पहले 25 करा फिर 22% कर दिया। कॉर्पोरेट टैक्स है ना, भारत सरकार घटाती चली जाती है। इसकी आलोचना हो, इनका तो टैक्स पता क्यों घटाया जा, इनकी आलोचना कि जो इनके द्वारा जो उत्पादित वस्तु है ना वे सस्ती कर देंगे, लेकिन बदतमीज जो वस्तु सस्ती कर देंगे। एक बिजनेसमैन तो अपेक्षा कर रहे, एक बिजनेसमैन तो भारत सरकार अपेक्षा कर रही, हम तुम पर टैक्स में छूट कर रहे, तुम वस्तु सस्ती कर दो। अरे भाई किन कह रहे तुम, किन कह रहे तुम? देखो मेरे पास आंकड़ा, मेरे पास रिपोर्ट है इनकी, ठीक है। क्या कह रहे सवाल में देखो, कहते एक कारोबार करने वाला व्यक्ति, जो व्यक्ति कारोबार करने वाला कॉर्पोरेट टैक्स, उसकी कमाई 250 करोड़ से ऊपर हो, वर्तमान समय की बात बता रहा हूँ मैं, 250 करोड़ से ऊपर हो तो 25% की स्लैब मांगा, उसको 25% टैक्स देना पड़ेगा। 250 करोड़ का 25% निकाल लो, निकाल लो, देखो 250 करोड़ से 25%, ठीक। बहुत सारा बैठेगा, ठीक। 250 करोड़ का कितना बैठेगा, 25% देना पड़ेगा उसे, 25% चुपचाप भारत सरकार के खाते में डाल दो। और जो कॉर्पोरेट वाले ना, इन्हें CSR के तहत भी पैसे देना पड़ता 3 साल का, CSR का भी देना पड़ता 2% नेट बर्थ का। बस तुम ये बता दो मुझे, जो इनकम टैक्स उसको कौन लगाता है? इनकम टैक्स केंद्र सरकार के, तो राज्य सरकार के तो नहीं पड़ेंगे, केंद्र सरकार के पड़ रहे हैं। निगम कर भी कौन लगाता? कॉर्पोरेट टैक्स भी कौन लगाता? केंद्र सरकार, केंद्र सरकार के द्वारा लगाया जाने वाला कर। आए समझ में? वर्तमान समय का जो वर्तमान समय का स्लैब है ना, ये मैं अभी नहीं पढ़ा रहा हूँ, ठीक। वर्तमान समय का स्लैब में तुम चाहे तो पढ़ सकते हो, डोंट वरी। अभी जाकर ना, अभी टच कर कहीं से, अभी इनकम टैक्स के बारे में पूरा का पूरा स्लैब जाकर वहीं का वहीं लिख देना, वर्तमान में कितना। देखिए बस इतनी बात में इतना पढ़ाना चाह रहा था तुम्हें, कि बताना चाह रहा था ये केंद्र सरकार है ना, केंद्र सरकार के द्वारा कहाँ कहाँ टैक्स लगाया जा, कौन कौन से टैक्स केंद्र सरकार के अंडरटेकिंग आगे, कौन कौन से टैक्स के केंद्र सरकार के अधीन थे और अब भी है कि नहीं है, वो बात, ये बात 2017 से पहले जी रहे हम, समझ में आया बात? जब तक GST लागू नहीं हुआ अब तक, बात समझ में आई? कोई दिक्कत? ठीक, कोई दिक्कत? चलिए तीसरे नंबर पर जाओ। देखो आज दिन एडिटोरियल में रखे रहते हैं, इसका नाम है केंद्रीय उत्पाद कर, केंद्रीय उत्पाद कर, केंद्रीय उत्पाद कर, इसका नाम सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी। अब आप कहोगे आपने ड्यूटी क्यों लिखा है, टैक्स क्यों नहीं लिखा? ये क्या बदतमीजी? केंद्रीय उत्पाद कर तो आप ड्यूटी क्यों लिख रहे हो? ड्यूटी टैक्स अलग अलग हो क्या? एक तो ड्यूटी हो एक टैक्स हो, समझ लो। हंसने की उम्र पड़ी, मैं भी कह रहा हूँ। ये जो मुझे मस्ती है, किस बात की मस्ती चढ़ रही है बताता मुझे। केंद्रीय उत्पाद कर, इसे बोलते हैं सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी। ड्यूटी में टैक्स में क्या अंतर हो? अगर कभी भी जो टैक्स हो किसी वस्तु के ऊपर लगाया जा तो उसे ड्यूटी बोलते हैं। ध्यान से सुनना मेरी बात,
आया समझ में। लेकिन जो टैक्स है ना हम ओवरऑल कहीं भी यूज कर सकते हैं, वस्तुओं पर, सेवाओं पर, कहीं भी जहाँ से तुम कह सकते हो। तो जो टैक्स है ना वो एक परिवार की व्यापक अवधारणा, और जो वस्तु पर लगाए जाने वाले करों को हम ड्यूटी कह सकते हैं। ड्यूटी, इसे बोलते हैं यूनियन एक्साइज ड्यूटी। यूनियन, यूनियन का मतलब तो केंद्रीय हो, तो केंद्रीय उत्पाद कर क्यों कह रहे हैं हमेशा? हम जब हमें पता कि ये केंद्र सरकार के द्वारा लगाया जाना, खाली उत्पाद कर बोल देते हैं सर। क्यों कह रहे हैं हम? क्योंकि दो वस्तुएं ऐसी, दो वस्तुएं कि उन पर ना राज्य सरकार टैक्स लगाती है। दो वस्तुओं के नाम बता रहा हूं मैं तुम्हें, ठीक? और उन्होंने स्टेट एक्साइज ड्यूटी के नाम से जानते हैं, स्टेट एक्साइज ड्यूटी। दो वस्तु बता रहा हूं मैं, याद रखना। आज भी ये एक राज्य सरकार के अंतर्गत आती है। नाम बताने जा रहा हूं, बड़े इंपॉर्टेंट, ठीक? अभी तो मैंने समझाया तुम्हें, केंद्रीय उत्पाद कर इसे बोलते हैं यूनियन एक्साइज ड्यूटी। स्पेलिंग गलत मत लिखना बिल्कुल भी, सर्च करके लिखनी होगी चाहे तमीज से। मैंने कहा पढ़ाई होगी सिर्फ एक बार, बार रिवीजन होगा बार बार। जो केंद्रीय उत्पाद कर है ना, ये यूनियन एक्साइज ड्यूटी, ये वस्तुओं पर लगा, वस्तु पर लगाया जाता है। किस पर लगाता है हमेशा? सेवाओं पर नहीं, वस्तुओं पर, जो वस्तुएं बाहर से आती है, ठीक? इन्हें बोलते हैं कस्टम ड्यूटी। कस्टम ड्यूटी, जो कस्टम अधिकारी हो ना, जो वहाँ केंद्र सरकार के IRS अधिकारी हो, ये वहीं बैठे रहते हैं। जो UPSC के तहत नियुक्ति हो ना इनकी, वहीं बैठे रहते हैं कस्टम ड्यूटी वाले। मैंने तुम बताया था कस्टम ड्यूटी वाले टेबल नंबर 5 बहुत फेमस है महाराष्ट्र के अंदर। उसके अंदर घूस घूस ले जा, वो तुम्हारे जैसे जो IAS अधिकारी हो ना, उनका यही काम है बेटा, वही काम है उनका, यही काम करते हैं। केंद्र जो उत्पाद कर है ना, यूनियन एक्साइज ड्यूटी, ठीक? तो इसका यही काम हो, वस्तु पर लगाई जाएगी ड्यूटी। सब जहाँ भी यूज होगा ना, समझो वस्तु पर लगाया जाएगा, ठीक? बताओ जितनी वस्तु देश के अंदर आने वाली होगी कि उत्पाद कर, ये उत्पाद भारत के अंदर बनाया जाएगा। कुछ भी बनाया जा रहा, उसको भारत सरकार टैक्स लेगी नहीं लेगी? कुछ भी बनाया जा रहा, आया समझ लो। इसे बोलते हैं केंद्रीय उत्पाद कर। जो भी वस्तु है जो उत्पादित हो रही भारत के अंदर, उनमें भारत सरकार तो टैक्स लेगी लेगी। यस और नो? इसे मैंने सवाल है कि इसे केंद्रीय उत्पाद कर क्यों कहा मैंने? आया समझ लो। इसे ऐसे तो कह सकता मैं, केंद्रीय व्यक्तिगत आय कर। यहाँ क्यों लगाया मैंने केंद्रीय? यहाँ क्यों लगाया केंद्रीय निगम कर? क्यों? क्योंकि दो वस्तुएं ऐसी जो अपवाद, ठीक, लेकिन है वस्तुएं, और फिर भी उन पर राज्य सरकार टैक्स लगाती है, इसलिए मुझे यहाँ नाम केंद्रीय देना पड़ा। दो वस्तुएं ऐसी, उन पर राज्य सरकार टैक्स लगाती है। दो वस्तुएं में, लेकिन वस्तुओं पर टैक्स कौन लगाती है? केंद्र सरकार लगाती है। लेकिन दो वस्तुएं ऐसी जिन पर राज्य सरकार टैक्स लगाती है। और तुम नाम भी सुनकर हैरानी होगी। आए सुन, एक तो वही है, दो घुट पिलाते साथिया, इसलिए इसका नाम स्टेट एक्साइज ड्यूटी। एक्साइज ड्यूटी, ठीक? इसे बोलते हैं राज्य उत्पाद कर। चुपचाप बैठे जा रहा नहीं तेरे को? राज्य उत्पाद कर, कोई दिक्कत? तो जो राज्य उत्पाद कर होगे, दो वस्तुओं पर ना राज्य सरकार कर टैक्स लगाती होगी, ड्यूटी लगाती है। देख लो नंबर फर्स्ट ए, उसका नाम है शराब न कहते हुए ज्यादा अच्छा वर्ड होगा लीकर, इंग्लिश में लिकर, लिकर नहीं लिकर। चलो शराब, शराब लिखो, लिकर ही लिख दे रहा हूँ। लीकर, जितने पेय पदार्थ हो। अब तुम कुछ भी पी रहे हो, चाहे रंगीली पी रहे हो, आया समझ में, चाहे वो कौन सी हो, अलग टाइप की। अभी बताओ ड्रिंक के नाम बताओ। हम आपको अपना ड्रिंक के नाम पूछ रहे, बोतल के नाम बताओ। आप बताओ। लीकर, अच्छा आपको नहीं पता? ठीक है कोई? तो लीकर पर ना जो टैक्स हो वो राज्य सरकार लगाती है आज भी। इसलिए मैं कहता हूँ, सुनो ध्यान से, जो पंजाब के राज्य में जाओगे ना तुम, वहाँ जो ड्रिंक होगी, एक ही बोतल, उसका दाम अलग होगा। और जो यहाँ जाओगे ना इसमें उत्तराखंड में, और उसका दाम अलग होगा, ठीक? ऐसा समझ, मैंने कहा था ना, व्यापक जानकारी है। ऐसे लेकर बहुत गर्वान्वित महसूस हो जाना, बहुत अच्छा काम कर दिया, ठीक? इसे लेकर बहुत गर्वान्वित महसूस, बहुत अच्छा काम कर दिया। सुनो ध्यान से, अच्छा करिए। कोई दिक्कत है कहाँ तक? इधर चले जाओ, दूसरे स्टेट में, यूपी में चले जाओ, वहाँ जो टैक्स होगा वहाँ की राज्य सरकार लगाती होगी, केंद्र सरकार नहीं लगाती, ठीक? जिस वस्तु पर केंद्र सरकार टैक्स लगाएगी ना, वो वस्तु पूरे भारत में कैसी होगी? समझ में आया बात है? अब सुनो मेरी बात ध्यान से अच्छे तरीके से। अब लीकर है ना, जो लीकर, उस पर राज्य सरकार टैक्स लगाती है। पेट्रोल डीजल का नाम सुना तुमने? उस पर जो पेट्रोल डीजल है ना, अलग अलग राज्यों में आज भी उसके दाम अलग अलग, क्योंकि इसे GST के दायरे में नहीं लाया गया।
कि जब राज्य सरकार टैक्स लगाती होगी ना, तो अब राज्य सरकार, ये वाली राज्य सरकार, अब वही पेट्रोल डीजल के दाम इस राज्य में अलग, उस राज्य में अलग, उस राज्य में अलग, उस राज्य में अलग। ऐसा क्यों भाई? क्यों? क्योंकि उस पर जो टैक्स लगाती होगी ना, वो लगाती होगी राज्य सरकार, और राज्य सरकार अपने अपने हिसाब से तय करती है। बात समझ में आई? ठीक, ये पुराना टैक्स सिस्टम काम कर रहा है। अभी दो वस्तु के नाम बताए मैंने तुम, इसे बोलते हैं स्टेट एक्साइज ड्यूटी। अभी एक वस्तु का नाम बताया मैंने, लीकर। लीकर क्या बोलते हैं? शराब। तुम्हारे याद रखने के लिए, मैं शराबी सर, इधर इधर देख लो, बी पॉइंट, बी पॉइंट, मीनू रातों की नींदें छीनू। एक ओपियम, ओपियम इसे बोलते हैं अफीम। यस। ओपियम, ओपियम का मतलब वो अफीम। इस पर भी भारत सरकार ने टैक्स लगाती है, इस पर भी राज्य सरकार टैक्स लगाती है। और यहाँ जहाँ तक मुझे जानकारी है ना, सुन लेना ध्यान लगाकर, ओपियम है ना, ओपियम एक प्रकार का पदार्थ हो, नशीला पदार्थ की खेती हो। जहाँ तक मेरे पास जानकारी है, मैं लिख कर लेकर आता, यूपी के गाजीपुर में इसकी खेती हो। समझ में बात है? सरकार इसकी परमिशन देती है यूपी के गाजीपुर में, यूपी के बाराबंकी जिला नाम है उसका, एमपी का मालदा जिला, वहाँ इसकी खेती होती है। आज समझ में, खेती होती है, अफीम की खेती होती है। अब वैसे अफीम की खेती इनलीगल है, लेकिन भारत सरकार से लाइसेंस लेना पड़ता है, लाइसेंस लेने के बाद ही खेती करते हैं, लेकिन टैक्स लगाती है राज्य सरकार आज भी अफीम पर। और अफीम ना, अफीम मुझे यहाँ तक की जानकारी, इस तरह मार्फिन नाम का इंजेक्शन बनाया था, इंसान को बेहोशी करने के काम आओ, मार्फिन दवा। आज समझ, तुम जाकर उसको इंसान को ऑपरेशन कर सकते हो। अफीम जो इंसान खा लगा ना, बहुत जबरदस्त वाला नशा हो। एक बार मुझे देखने का अवसर प्राप्त हुआ था, जब एक बार मैं ट्रक की यात्रा कर गया था देहरादून से घर अपने, समझ आई बात है, तो मुझे उसने दिखाया था अफीम ऐसा हो, वे यूज़ करते हैं। इसका जो व्यापार हो ना, किसी के पास पाए जा, समझ आई बात, तो इनलीगल मानना जा, अवैध तरीके से। लेकिन मार्फिन की, अफीम की खेती हम कर क्यों रहे? क्योंकि वो उससे कई प्रकार के जो दवाई वाले उत्पाद वही बनाए जा। मार्फिन नाम का इंजेक्शन, मुझे यहाँ तक जानकारी, वो बनाया जा, इंसान को बेहोशी करने का काम आता। इतना ही नहीं, अफीम को आप अपने घर के किचन में भी देख सकते हो। आप बोलोगे कि कैसे देख सकते हो? आपके घर के किचन में, अगर आपको नहीं पता, इसे अलग अलग जगह इसके ना पोस का दाना बनाया जाता है। पोस का दाना, पोस का दाना, खसखस, सुना ना, खसखस, पोस का दाना, व्हाइट कलर का हो, कभी कभी मिठाई पे भी चिपका रहता हो, छोटा छोटा दाना हो, मिठाई पे भी चिपका रहता हो। तुमने देखा यार, कुछ करा भी नहीं तुमने। खसखस अपने घर में अपनी माता से पूछना खसखस क्या हो, वे उन्हें सब पता होगा। पोस का दाना क्या हो, व्हाइट कलर का हो, छोटा छोटा, 1400 रुपये के आसपास किलो। जब मैं एक बार पढ़ा था ना, एक बच्चे ने बताया था मुझे, 1400 रुपये के आसपास के किलो हो। समझना, 1400 रुपये किलो, इतना महंगा हो, बहुत महंगा है आज समझ। लेकिन अफीम का हो, अफीम का बना ये भी, लेकिन ये नहीं है बाई प्रोडक्ट उसका हो। मैडम प्लीज साइलेंट, ठीक। अगर आपको इतना ही ज्ञान की मात्रा आपके अंदर ज़्यादा उत्साहित हो रही है ना, आप यहाँ जाओ। बात समझ में आया? ठीक, जितना है ना ज्ञान, थोड़ा इस अंदर रखो प्यार के साथ। जब बोलने का नंबर 100 प्राप्त होगा ना, तब बोलना आप। तो जो अफीम के बारे में समझाया, अफीम की खेती कहाँ कहाँ हो, लेकिन मैं ये कहना चाह रहा हूँ तुम, जो अफीम है ना, इस पर टैक्स आज भी राज्य सरकार लगाती है। आज भी, पहले भी लगाती थी राज्य सरकार, ठीक। इसलिए हमने इन्होंने स्टेट एक्साइज ड्यूटी अंदर रखा। दोनों वस्तु होते हुए, वस्तुएं हैं, ठीक, लेकिन हमने कहाँ रखा है ना, स्टेट एक्साइज ड्यूटी के अंदर। क्योंकि परमिशन कौन देती है? राज्य सरकार देती है। एमपी का जगह फेमस है, नाम है मालदा। मालदा क्या पे भी है, घाटी भी है एक प्रकार की, याद रखना भारतीय। समझ में आया? मध्य प्रदेश में पड़े, जितने चली घाटियों के अंदर, ठीक। मैं गया हुआ वहाँ से। उसके बाद यूपी का गाजीपुर, गाजियाबाद के आसपास का जिला पड़ा, गाजीपुर, याद रखना बात है। पिक्चर भी आई गाजीपुर के ऊपर एक, कुछ नहीं देखते यार तुम, क्या करोगे तुम। उसके बाद यूपी का एक जिला का नाम है बाराबंकी, बुंदेलखंड के आसपास पड़े, देन जाकर। बात समझ में आया? कोई दिक्कत यहाँ तक? ठीक। अब ये अफीम की जो है ना, अफीम वो ना किचन के अंदर ही पाया जाता है, मैंने तुम्हें बताया, ठीक। अमीर घरानों के अंदर मिला हो, ठीक, गरीब घरानों के अंदर नहीं मिलने का। इनकी तो किचन अलग टाइप की हो, समझ में आया बात है। ये गरीब घर, हमारे जैसे गरीब जो इंसान, उनके कहाँ मिल रहा है, तुम्हारे जैसे अमीर घरों के अंदर मिला है। इतना बताया, समझ में नहीं आया? कोई दिक्कत है तक? चौथे नंबर पर जाओ। चौथे नंबर पर एक बेटे सर्विस टैक्स, सर्विस टैक्स, इसे बोलते हैं सेवा कर। अब सेवा के अंदर क्या क्या आता है, तुम जानते हो। सर्विस सेक्टर के अंदर क्या क्या आता होगा? जिस प्रकार वस्तुओं का उत्पादन हो,
उसी प्रकार सेवा का, जिस प्रकार वस्तुओं की बिक्री हो, जिस प्रकार वस्तु का उत्पादन हो उसी प्रकार, जिस प्रकार वस्तु की बिक्री हो, कोई दिक्कत, जिस प्रकार वस्तुओं पर टैक्स लगाया जा, ये नहीं लगाया जाता है, ये लगाया, ठीक। इतनी बात बताओ समझ में आई कि वस्तुओं पर जो टैक्स लगाया जा और जो सेवाओं पर टैक्स लगाया जा, टैक्स तो दोनों पर लगाया जाएगा, लेकिन लगाने का तरीका अलग अलग होगा। अब मेरी बात सुनो ध्यान से अच्छे तरीके से। पहले ये बताओ जो सर्विस टैक्स हो किसके अंतर्गत आएगा? केंद्र सरकार, राज्य सरकार के? चक्रा खा गए क्या? अभी राज्य सरकार, दो ही चीजें दिखा हुआ बोर्ड पर, केंद्र सरकार राज्य सरकार। तो केंद्र सरकार के अंतर्गत आने वाला टैक्स, केंद्र सरकार देश का ना गार्जियन है। गार्जियन जानते हो? आए समझ में? अरे गार्जियन का मतलब माता पिता, आए समझ में? गार्जियन नहीं जानते यार, बड़े बदतमीज इंसान हो, तुम्हें तो बचपन में सिखाया जा, कक्षा 5 में सिखाया जा। तो जो केंद्र सरकार है ना वो देश का गार्जियन है। गार्जियन का मतलब देश का माता पिता हो, और देश का माता पिता का मतलब उसके पास जितने भी अधिकांश टैक्स सारे उसी के पास रखे गए। भारत के संविधान के द्वारा बंटवारा गया टैक्स का ज्यादातर टैक्स है ना वो माता पिता के पास ही रखे गए, सारी संपत्ति उसके पास ही रखी। बेटा सारे टैक्स तुम रखो, राज्य देखते रहना पैसे, ठीक? सही है गलत है? देश का गार्जियन है यार, वो पूरे देश को मैनेज करता हो, बड़े बड़े टैक्स सारे उसके अंडर में। बताओ व्यक्तिगत आयकर के राज्य के पास दे दिया गया, क्यों दिया गया? आया समझ, देश का गार्जियन हो, याद रखना बात। या इसलिए कह रहा हूँ मैं, जो बड़े लोग हैं ना उनका सम्मान करना चाहिए, क्योंकि आपको मैनेज करते हैं। समझ आई बात? या अब यहाँ पढ़ा रहा हूँ, बदतमीज और दांत फाड़ रहे हो, कुछ पता ना सकता। समझ में आया बात? या सेवा कर, कौन सा कर? अब सेवा क्षेत्र के अंदर क्या क्या आगा? एक आगा शिक्षा के क्षेत्र में, अभी मैं यहाँ पढ़ा रहा हूँ, ठीक। धीरे 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 मेरा डिमांड बढ़ने वाला, जैसे मेरा डिमांड बढ़ने वाला तो मैं अपनी सेवाएं ना दूसरे शहर में जाकर दूंगा, ठीक। दूसरे किसी और को मेरी तलाश होगी। समझ में आया बात? या देखेंगे अच्छा आप तो ठीक ठाक पढ़ा रहे थे, अब आ जाओ आप हमारे यहाँ पढ़ाओ। अच्छा चलो ठीक है, तो तुम पढ़ाते हैं, जब मैं वहाँ चला गया तो मैं अपनी वहाँ सेवाएं दूंगा, और मैं जिस तरह मैं सेवाएं दूंगा तो उनसे मैं पैसे भी लूँगा। तो ये कहेंगे चलो 2.5 लाख रुपये आपके खाते में डाल दिए। मैंने कहा 2,70,000 डाल दो। अच्छा कह रहे 2,70,000 डाल देंगे, 20 बाद में देंगे, टैक्स तो बच जाओगे 5% के सलाब से। अच्छा मैंने कहा नहीं टैक्स की टेंशन है, कोई बात नहीं, सरकार को तो पैसा चाहिए, वो भी तो हमारे लिए काम करती है। सरकार कहती है बेटा एक काम करो, तुम अपने गाँव छोड़ के यहाँ आए हो ना, आए तुमने पैसे कमाए, तुमने सर्विस दिया, इस संस्थान को अपनी सेवाएं दी तुमने, तुम अमुक नाम के कॉलेज में पढ़ाते हो, तुम अपने सेवाएं देते हो। हाँ मैंने कहा जी वहाँ सेवाएं देता हूँ, बेटा टैक्स दो लाओ, ठीक। अब ये कॉलेज वाले बच्चों को सेवाएं दे रहे हैं, ये भी तो सेवाएं दे रहे बच्चों को, आए समझ में? अब सरकार आ गई, सरकार कॉलेज वालों को बताएगी बेटा तुम सेवाएं देते हो? जी हम सेवा देते हैं। सेवा क्षेत्र के अंदर आगा, शिक्षा क्षेत्र सेवा क्षेत्र के अंदर नहीं आगा। बेटा एक काम करो, सर्विस पे तुम टैक्स दो, जाओ केंद्र सरकार को टैक्स दो, अभी भी टैक्स देते हैं। इतने जितने भी इंस्टीट्यूट है ना कोचिंग वाले पढ़ा रहे हैं सारे के सारे, जो रजिस्टर्ड है, आए समझ में, सारे के सारे GST पे करते हैं। आज भी पूछ लेना किसी से। हाँ मैं रजिस्टर नहीं करवा रखा पहले। हाँ मैं बहुत चालाक हूँ, गूगल पागा भी रजिस्टर नहीं करवा रखा मैंने, पंजीकरण नहीं करवाया, जानबूझ कर नहीं कराया था, ठीक। बात समझ में आया? इसलिए मैं क्या करता हूँ, आसपास के जब यहाँ मेरे पास कुछ आता था तो मैं जो थानेदार है ना आसपास के, इन्हें लेकर मैनेज कर लेता था। डोंट वरी, मैनेज करना समझेगा तुम? मैनेज करना, हाँ समझ गए। भ्रष्टाचार क्या, इतनी भी इनकम नहीं आती कि वो फिर मैं हिसाब मांगते थे ना, खाना 3 चेक कर देते, फिर मुझे कोर्ट कचहरी के चक्कर काटने पड़ते थे। इससे बेहतर होता कि मैं किसकी ओर चला जाऊँ, टेबल की तरफ, बस मनी लॉन्ड्रिंग नहीं, बस वही 5-10 हज़ार रुपये मैनेज कर जाते थे, 1 साल तक नहीं आते थे यहाँ से। बात समझ में? कई बार हुआ ऐसा, एक आधा तुम्हारे घर बैठा हुआ। तो इनकम टैक्स वाले आते हैं, देखिए बेटा रजिस्टर्ड नहीं है तुम्हारा, दिखाओ अपना इंस्टीट्यूट दिखाओ कहाँ रजिस्टर्ड नहीं है, तो तू बताओ कितने पैसे इनकम तुम्हारे से, कितने साल बच्चा रहा तुम्हारे पास, इतना सारा बच्चा रहा है, इतना सारा पैसा कहाँ जा रहा है? तो तुम इनकम भी कमाते होंगे, 70-80 हज़ार रुपये तो महीने के कमा रहे, ये पैसा कहाँ जा रहा है और जमा हो रहा है? आया समझ? बैंक में तुम्हारे इनको पैन कार्ड में तुम्हारे पैसा दिखाई दे रहा है, बेटे कहाँ डाल रहे पैसा, दिखाओ। टैक्स की चोरी कर रहे नहीं कर रहे? आया समझ में? वो तो मुझे पता किस तरह मैनेज कर रहा हूँ, समझ आई बात है? आ जाओ 1 2 3 4 सेवा करोगा तो सर्विस टैक्स किसके अंदर अंतर्गत आने वाला? केंद्र सरकार। अभी तुम केंद्र सरकार के टैक्स पढ़ रहे हो, किसके? मैडम प्लीज अभी थोड़ी मेरी वाइफ के बारे में सुन लो यार। ऐसा मेरी वाइफ कहाँ की?
फ्रांस की, फ्रांस की, ठीक। अब सुन तो लो ध्यान से, ठीक है। तो MBBS कर रखी है उसने, ठीक। छोटी सी उसकी बच्ची, प्यारी प्यारी बच्ची, ठीक। अच्छा मेरी बच्ची है, समझ में आई बात है। उसकी कहाँ का आयात कर लेकर आई थी, ठीक। मैडम 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 इधर देख लो। तो उसके बाद वो भी अपनी सेवा देने जाती होगी, उसकी भी इनकम होगी। वो तो उस स्वास्थ्य क्षेत्र में नहीं आ गई, मैं शिक्षक क्षेत्र में, उस स्वास्थ्य क्षेत्र में, ठीक। दोनों मियाँ भी मिलकर कमा रहे नहीं कमा रहे। अच्छा, वो भी अच्छी तरह कमाती है, ठीक ठाक इनकम है उसकी भी, 70-80 हज़ार के आसपास इनकी इनकम है। और ऊपर की कमाई ये लगा, उसके अमाउंट वो दिखा रहा 5 लाख रुपए पर मंथ, इतना अमाउंट कैरी कर रही हो, ठीक है। चलो कोई बात नहीं, भारत सरकार बुलाती है, बेटा एक काम करो, तुम वहाँ की हो, फ्रांस की हो। सर अब तुम्हें शादी हो चुकी, मैं इंडियन हो चुकी है। अच्छा ठीक है, एक काम करो बेटा, टैक्स दो इधर। टैक्स कैसे देना पड़ता है सर? बेटा तुमने भारत सरकार के रेगुलेशन नहीं पढ़े? अच्छा टैक्स देते हो, तुम क्या देते हो जी? सेवाएं देते हो जी। अच्छा सर्विस टैक्स तो तुम्हें पता नहीं सर्विस टैक्स कितना देना पड़ता है? तुमने रिटर्न फाइल नहीं करी? रिटर्न फाइल करनी पड़ती है, फाइल भरनी पड़ती है और देनी पड़ती है भारत सरकार को। अब भारत सरकार भी बड़ी तेज निकलती है, नजर रखती है, फिर घर में छापा मार देती है। समझ में आई बात यार? तो भारत सरकार बहुत तेज हो चुकी। हर महीने की लास्ट 31 मार्च के आसपास रिटर्न फाइल तक डेट हो उसकी फिक्स, इतने टाइम तक इनकम टैक्स जमा करना पड़ता है। भारत सरकार की डेट बढ़ाती जाती है कि जल्दी और भी जमा कर सको, दिक्कत नहीं है, भारत सरकार के पास पैसा और इकट्ठा हो जाओ, मौका देती है। अब फिर जो नहीं जमा करते उस डेट के अंदर, फिर भारत सरकार भेजती है अपने अधिकारियों को, जो IRS अधिकारी हो, फिर उनके घर में घुसते हैं, फिर छापा मारते हैं वहाँ से जाकर, ठीक ठीक। अब जो बताओ ये अधिकारी होंगे, वो तुम्हारे घर में छापा नहीं मारने हैं, क्यों नहीं मारने? तुम उनके मुंह में पैसे डाल दोगे, इतनी उनकी इनकम नहीं है, इससे ज़्यादा पैसा डाल दो, ऐसे भ्रष्ट, ठीक। तो कहता हूँ मैं IAS अधिकारी वाले बहुत भ्रष्ट है, भ्रष्टाचार। कौन? IAS अधिकारी छापा मारते हैं, वे कहाँ रख रहे हैं? तो पैसा थोड़ा आकर इनके रिश्तेदारों के, परिवारों के कहाँ रखते पैसा? वे तो अच्छा भारत सरकार को देते पैसा, जितना मिलता सारा पैसा जो उनके यहाँ छापा मारने के बाद पैसे मिले ना, सारा का सारा वो भारत सरकार की कैटेगरी उसमें चला जा। रिश्वत का ये तो अपनी कैटेगरी में रखा हूँ, अपने मैनेज कर रहे हैं, उनका काम ही यही है, सेवा कर, उनकी टेंशन नहीं है। जांच करने वाले ही वही हैं, तो उन्हें क्या जरूरत है? जांच करने वाले ही वही हैं। आज नहीं तो कल तुम बनोगे, तो तुम समझ में आना कितने खतरनाक पद हैं। अच्छा जो केंद्रीय उत्पादकर है ना, ये केंद्रीय उत्पादकर ये वस्तु पर लगाया जा, इसे ड्यूटी बोलते हैं, सेंटर इसे यूनियन एक्साइज ड्यूटी, वस्तु पर लगाया जाने वाला। कस्टम ड्यूटी अलग हो, कस्टम ड्यूटी वाला हो जो पोर्ट पर लगाया जा, बंदरगाह पर लगाया जा, ठीक। कितने हो गए? 4 हो गए ना। 5वें नंबर का केंद्र सरकार के टैक्स पढ़ रहे हैं, 5वें नंबर का कस्टम ड्यूटी। देखो कस्टम ड्यूटी के अंतर्गत पता क्या आएगा? कस्टम ड्यूटी के अंतर्गत आएगा आयात कर और निर्यात कर। आयात कर, आयत नहीं आयात कर, एक और निर्यात कर। अब जो आयात कर हो ना, कुछ भी तुम लेकर आओगे बाहर से, बाहर से कोई वस्तु भारत के अंदर प्रवेश कर रही है, जो कनाडा कई साल से कह रहा है हमारे जो मिल्क के उत्पाद है ये भारत के अंदर प्रवेश करने को दे दो, हमने दिए ही नहीं। हालांकि अगर उन्होंने एंट्री दे दी ना तो दूध, हमारे यहाँ दूध की नदियाँ पहले से बह रही, दूध और सस्ता भी करेगा। ऐसा समझ, काजल ट्यूशन पढ़ने में नहीं, फिर पता नहीं कहाँ जा गया, समझ में आया बात? कोई दिक्कत समझ में आया बात है, ठीक। तो जो उन्होंने आने की अनुमति नहीं दी ना, क्यों दी? हमने उनको आयात कर लगा दिया, कस्टम ड्यूटी लगा दी। और कस्टम ड्यूटी ऐसी नहीं लगाई, वे कहने लगे ठीक कि हूँ जो ना आपके यहाँ दूध बेचने आना, अच्छा आ जाओ, 1 लीटर ना तुम्हारे गांव में बिक रहा 50 रुपये का, हम 5 रुपये का बेचेंगे लीटर। गजब की बात है। अच्छा फिर जो यहाँ के जो दूध वाले होंगे इनका तोड़ पेट जाने वाला होगा, कठिनाई पैदा हो जाएगी, नहीं हो जाएगी? तो भारत सरकार पता क्या करती है? आ जाओ कोई बात नहीं, स्वागत है आपका, वैश्वीकरण का दौर, आ जाओ, हम तो कस्टम ड्यूटी लगाएंगे। अरे कस्टम ड्यूटी इसे बोल रहे हैं आयात कर। आयात कर का मतलब जब आप बाहर से खरीद के लेकर आओगे, बेटा एक काम करो, इसे ना जो तुम 5 रुपये का लीटर का दूध बेचना चाह रहे हैं, मैं इस पर 110 रुपये का टैक्स लगाती हूँ, भारत सरकार कहती है। 110 में जोड़ कर 105 जोड़ दो, कितना बैठेगा? 115 का बिकनेगा ही नहीं यहाँ से, इसे भारत के लोग बेटा इसे घर ले जाओ। आए समझ में? हमारे यहाँ होते रहा दूध, इतनी बात बताओ समझ में? अब ये निर्यात कर लगाती नहीं, ऐसा मान कर जाती है निर्यात कर लगाती है सरकार, क्योंकि आयात निर्यात की बात करते हैं कस्टम ड्यूटी में, निर्यात कर लो, क्योंकि भारत सरकार बेवकूफ है कि अपनी वस्तु को महंगे बेचेगी बाजार में जाकर। आया समझ में? तो निर्यात कर क्यों लगागी? मैं मारकर बेचने जाऊँ 10 रुपये का, मैं कहती हूँ भारत सरकार तो लगाएगी और सस्ता बेच का तू, ताकि निर्यात बढ़ेगा भारत का। आया समझ? तो निर्यात कर भारत सरकार नहीं लगाती, ऐसा माना जाता है। और ये भी जो कस्टम ड्यूटी है ना, वैश्वीकरण के बाद हमने इस पर भी कम कर दिया, हर वस्तु पर कम कर दिया। इसे तो
फ्री मूवमेंट ऑफ कैपिटल कहते हैं, समझ में आती है। पूंजी का मुक्त प्रवाह से तो बोलते हैं, समझ में बात है। वस्तुओं का मुक्त प्रवाह, पांच चीजों का मुक्त प्रवाह बताया था मैंने तुमको। ये तो वैश्वीकरण की पहचान है। अगर हमने ये कस्टम ड्यूटी की मात्रा ज्यादा बढ़ा दी ना वस्तुओं पर, इसका मतलब वैश्वीकरण के नियमों का उल्लंघन कर रहे हैं हम। अगर हमने कस्टम ड्यूटी की मात्रा ज्यादा बढ़ा दी ना, इसका मतलब हम वैश्वीकरण के नियमों का उल्लंघन कर रहे हैं। ये केंद्र सरकार के द्वारा लिए जाने वाले टैक्स हैं। एक एक टैक्स को मैं डिटेल तक एनालाइज कर रहा हूँ, और मैं चाहता हूँ तुम इसे भी जाकर सर्च करके तमीज से लिखो। डोंट वरी, वर्तमान में इनके क्या हाल चाल चल रहे हैं, ठीक। सेंटर में इसका इस टाइम वर्तमान समय में क्या हाल है। मेरे पास स्लैब भी है, मैं भेज दूंगा तुम्हें, लेकिन मैं चाहता हूँ गूगल कर लो तुम इसे। इससे बेस्ट तो तुम्हारे लिए कुछ भी नहीं होने का कि व्यक्तिगत जो पर्सनल इनकम टैक्स कितने तरह की कितने की छूट पर लग रहा है। चाहे तो यूट्यूब पर कोई वीडियो देख लो, यूट्यूब पे ऐसे वीडियो आओ, डिटेल तो नहीं कोई बताने का था ना। समझ में आया बात यार, ठीक। चलो नेक्स्ट है तो यहाँ 5वें नंबर पर कस्टम ड्यूटी हुई। अब कस्टम ड्यूटी के बाद ये किसके द्वारा ले जाने वाले करते हैं। कितने हो गए, 5 हो गए, 5 हो गए ना। छठा और सातवां भी डिस्कस कर रहा हूँ। छठा सातवें का नाम, छठे का नाम तुमने पढ़ा भी होगा, देख लेना। इसका नाम है सेस। छठे नंबर का केंद्र सरकार के द्वारा आयो, ये केंद्र सरकार के कर रहे हैं। वहां जगह नहीं बची मेरे पास। 5वें बाद छठे नंबर पर सेस, इसे क्या उत्तर उपकर, उपकर। और 7वें नंबर का अधिभार, अधिभार इसे बोलते हैं सरचार्ज, सरचार्ज इसे बोलते हैं अधिभार। वक्त दो, दोनों को समझाऊंगा, बहुत लंबा कॉन्सेप्ट है इसका भी, ठीक। इन्हें मैं भी डिस्कस नहीं करूंगा, इसलिए मैंने स्टार लगा रहा हूँ, थोड़ा टाइम दूंगा ना समझाने के लिए। ऐसा तो केंद्र सरकार के द्वारा लगाए जाने और भी है, जो मुख्य रूप से लिस्ट है ना वो रख दिया मैंने सबसे निकाल कर, जो चर्चाओं में रहते हैं और जिनकी तुम्हें पढ़ने की जरूरत है। आया समझ, और भी लिस्ट बहुत लंबा थे, है नहीं थे, ऐसा अब भी है, समझ में आया बात। डोंट वरी, जीएसटी में है अब भी, ठीक। 2017 के पहले की बातें हैं। केंद्र सरकार कहाँ, अभी मैंने उपकर और जो अधिभार हो ना उससे डिस्कस नहीं करा, इन्हें डिस्कस कर दिया। लेकिन मैं चाहता हूँ कि वर्तमान समय का क्या स्लैब चल रहा है, और जब बजट आने वाला हो ना तो केंद्र सरकार बताती है इनकम टैक्स मैंने बढ़ाया या घटाया। अगर घटाया ना, आया समझ लो तो ठीक ठाक, अगर बढ़ाया ना तो फिर टैक्स की चोरी लाजमी होना ही होना, टैक्स की चोरी। आया समझ, इंसान बचने की कोशिश करेगा, ठीक। अगर भारत सरकार के द्वारा कहा गया ना कि हमने इस बार इनकम टैक्स बढ़ा दिए हैं, इनकम टैक्स बढ़ा दिए, तो इसमें मतलब प्रॉपर्टी के दाम तुरंत बढ़ जाने वाले, लोग प्रॉपर्टी खरीदना स्टार्ट करते हैं, इनकम टैक्स बचने का। समझ आइएगा। अगर सरकार ने कहा ना कि हमने इनकम टैक्स जो रेट आया समझ में, जो टैक्स ले रहे हैं उससे कम कर दिया, इनकम टैक्स कम कर दिया, इसका मतलब पता क्या हो, प्रॉपर्टी के दाम तुरंत घट जाएंगे। इसलिए बजट तो बहुत कुछ मायने रखा। चीजों को विश्लेषण करना सीखो, पढ़ रहे यहाँ से जोड़ो वहाँ से। जब तक तुम्हारा इस तरह का अप्रोच नहीं होगा ना, यूपीएससी इतना आसान थोड़ा ही है। यूपीएससी सिलेबस कैसे घुसा रखा उसे ना, देखो तुम्हारे सोच दायरा कितना बड़ा हो रहा सोचने का। जो अंक तो रूबरू हो ना, तो बच्चों क्या पता दूसरे को जो पढ़ रहा क्या हो इनकम टैक्स, वो तो रटेगा इतनी पता नहीं क्या निकल के आ रहा, क्या निकल रहा, कहाँ कहाँ कौन सा टैक्स लग रहा। जब तुम्हारी कोई पढ़ाई समझ में आ रही हो ना, तो मेरा मानो तुम्हें जबरदस्त तरीके से पढ़ना चाहिए। और तुम्हें तो गाइडेंस मिल रही, तुम्हें दिक्कत ही क्या है, मेन चीज़ों गाइडेंस इंसान का भविष्य चेंज करता। मुझे टाइम पर गाइडेंस मिली होती, मुझे किसी ने कहा था बेटा 12वीं के बाद तैयारी कर लो, पढ़ लो, तब तो पता तब कहाँ पहुँच चुका होता। मैं इतना मेहनती इंसान हूँ यार, मुझे पता मैं कितनी मेहनत करता हूँ। समझ आई बात यार। मैंने अपने जीवन काल में बहुत ही कम मजा मारा होगा, इतना सा मजा मारना, इतना सा मजा मारा होगा। समझ आई। और आदमी में 8-10 घंटे के आराम से मेहनत कर लेता हूँ प्यार के साथ। आदत तो मुझे, तुम भी डाल लो आदत मेहनत करने की, अपने शरीर को कष्ट देना सीख लो। चाहे कितनी सर्दी हो, गर्मी हो, धूप हो, बरसात हो, 6 बजे खाट छोड़नी पड़ती है, चल बेटा आ जाओ कोई बात नहीं शांति से। इसलिए मैं 1-1.5 घंटा पहले उठ जाऊँ, उठ कर बैठ कर खुद ही पढ़ना शुरू कर दूँ। जब मेरे घर के सब सो जाना तब तक मैं लेट तक जाऊँ। आदत है मेरी पहले से ही, मेरे घर वाले सब सो जाएंगे और उन्हें से उठाने भी मैं आऊँगा। मेरे खड़े करने से उठते हैं, इन तो पूछ लेना, इनकी तो नींद नहीं चढ़ती और इन्होंने कुछ नहीं करा आज तक, सोए खाया पिया बस मस्त सब। ये पर्सनल की बात, ये रिलेटिव बात बता रहा हूँ। तो इतना मेहनत करनी पड़ती है। पढ़ना क्या पड़ता, बुक बस मजा आ रहा बस पढ़ते पढ़ते। मुझे चैप्टर रात में पढ़ रहा था ना, मुझे पढ़ते पढ़ते उन्होंने बताया 3:55 कब हो गए पढ़ते पढ़ते। और आंखें ना बस यूं भी नहीं है कि मेरी आंखें पलक झपक भी है, मुझे नहीं पता 3:55 किस टाइम हो गए, इतना ध्यान लग रहा होगा। और इकोनॉमिक्स की किताब ही पढ़ा था, यही है मेरे सामने की किताब, यही पढ़ रहा था मैं, ठीक। हालांकि मुझे पता था, मैं वर्तमान डाटा कलेक्ट कर लेता हूँ, तो पढ़ना तो पड़ा था भाई। और देख लो इकोनॉमिक्स इतना आता हूँ फिर ही पढ़ता हूँ।
मज़ा आ रहा? मज़ा आ रहा नहीं इकोनॉमिक्स में? देखो पढ़ना पड़ेगा तुमको, तो अपना लेवल बढ़ाना पड़ेगा। एक एक दिन तुम्हें ऐसे भी लगा कभी कभी आज तुम्हारे याद नहीं है तो तुम तब भी छुट्टी मत मारना, क्योंकि तुम्हारा एक दिन का छूट जाएगा ना तो तुम्हारे अंदर बोरियत पैदा हो जाएगी। अब मैंने कहा एक बार तुम कट ऑफ हो गए पढ़ाई तो तुम नहीं बैठ सकते। वो तुम्हारी कोई सहेली कर गई वो अब नहीं पढ़ने वाली है। एक बार जो कट ऑफ हो गया ना वो नहीं बैठ सकता। मजाल किसी की बैठ जाए। अगर तुम एक बार यहाँ तो छूट गए ना वो गया बस तुम्हारा, फिर नहीं तुम पढ़ते। एक बार जमे हुए ना बस वो सबसे बेस्ट है। तरह तरह के बहाने बता दोगे तुम अपने आप, तो दिल तो बहाने बनाओगे ये वो फलाना ढिमका, कुछ नहीं है। एक बार जो हट गया तैयारी से वो दोबारा बैठ नहीं सकता। ऐसी तैयारी है, वो विकल्प तलाश सका। रियलिटी बात बता रहा हूँ मैं। इसे कह रहा था भाई तुम कोई फॉर्म भी फिलअप मत करो, भूल जाओ फॉर्म, हम बाढ़ में जाओ, भरो मत बिल्कुल। मैं नहीं भरता बिल्कुल भी, कोई फायदा ही नहीं है, टाइम और पैसे की बर्बादी। भरो ही नहीं बिल्कुल भी। इसका मतलब तुम कोई फॉर्म भर बनने जा रहे हैं इससे पहले, इसका मतलब तुम तो अगर मैं भी कह रहा हूँ ना तो भी तुम 8 बार मना करो सर। इसका मतलब तुम भरने जा रहे हो, इसका मतलब तुम विकल्प है तुम्हारे पास, इसका मतलब तुम अपने पास सबका डाउट है तुम। जितने तुम पेपर दो सिर्फ एक, और दूसरी दुनिया में मैंने कोई पेपर नहीं दिया, सिर्फ एक पेपर दिया था, उसमें मैं सक्सेसफुल हो चुकी। सुनो इरा सिंगल को, टॉपर को सुनो अच्छी तरह निकाल कर क्या बोल रही थी वो, क्या गजब का बोल रहा उसने। तब मैं समझ में कह रही जो तुम्हारा जिंदगी में दुश्मन हो ना उससे कुछ नहीं लड़ना नहीं उसके साथ, चुपचाप यूपीएससी का सिलेबस पकड़ाओ बेटा, पढ़ो बैठ कर। कमरे में जब 3-4 साल बैठेगा ना उसकी ऐसी थी तैसी हो जाएगी। बात समझ में आया? ये केंद्र सरकार के द्वारा लगाए जाने में वाले क्या थे? कर। अभी राज्य सरकार के द्वारा नहीं बनाए लगाए गए। ठीक, डिस्कस कर दिए। ठीक, तुम चाहते हो थोड़ा डिटेल से निकाल सकते हो ना, निकालनी चाहिए। वर्तमान समय का लिस्ट ये कहीं चिपका देना जाकर, इसके बराबर में करके ना ऐसा 3 का चिन्ह लगाकर ऐसे करके चिपका देना। कॉर्पोरेट टैक्स सिस्टम क्या चल रही है वर्तमान में, कॉर्पोरेट ये क्या चल रही है वर्तमान में, लिख देना वर्तमान में। पहले थे लेकिन फिर भी इतना अपडेट करते चलो, पहले थी। समझ में आए? रुक जाओ। ठीक, छठा सातवां मैंने डिस्कस कर दिया। छठे का नाम क्या था? उपकर। सातवें का नाम था अधिभार। अभी डिस्कस तो नहीं करा, स्टार्ट लगा हुआ, इसे हमने होल्ड कर रखा। होल्ड करने के बाद समझेंगे सर, लेकिन कुछ और समझा रहा हूँ, ध्यान से समझ लो। इंपोर्टेंट बात जल्दी, SN जिस प्रकार वस्तुओं का उत्पादन हो उसी प्रकार सेवाओं का उत्पादन हो। ठीक, जिस प्रकार वस्तुओं की बिक्री हो उसी प्रकार सेवाओं की बिक्री हो। जिस प्रकार वस्तुओं पर कर लगाया जा उसी प्रकार सेवाओं पर कर ले जाए। ठीक लगता है यार बोर्ड पर देखना। एक तरफ तो वस्तु और क्या हो? सेवा। वस्तु और सेवा नहीं होती। वस्तु और सेवा पर क्या लगता है? टैक्स लगता है। बताओ वस्तु और जो सेवाएं होती हैं क्या इनकी उत्पादन और बिक्री, वस्तुओं के बारे में बताओ पहले मुझे। वस्तुओं का उत्पादन और बिक्री एक ही समय पर संभव है नहीं है? वस्तुओं का उत्पादन और बिक्री एक ही समय में संभव है नहीं? वस्तु मैंने बनाई एकदम बेच दे, वस्तुओं का उत्पादन और बिक्री क्या एक ही समय पर संभव है नहीं है? ठीक, दिक्कत तो नहीं आई तक? अच्छा, अब सेवा की बात बताओ, क्या सेवाओं का उत्पादन और बिक्री एक ही समय में संभव है नहीं है? क्या सेवाओं का उत्पादन और बिक्री एक ही समय में संभव है नहीं है? जब मैं सवाल पूछता हूँ ना तुम्हारी वाट लग जाती है। इधर जाओ। कौन? सुन लेना ध्यान से अच्छे तरीके से। ठीक, सेवाओं का ना जो वस्तुओं का उत्पादन और बिक्री हो, वस्तुओं का उत्पादन और जो बिक्री हो, तो वस्तुएं हो उनका उत्पादन होगा और बिक्री होगी। वस्तुओं का उत्पादन और जो बिक्री हो अलग अलग समय पर संभव हो। अलग अलग समय में संभव है नहीं है? अभी मैंने यहाँ उत्पादन कर दिया इसका। ठीक, अब फिर आगे जाकर इसकी बिक्री तो कहीं और भी जाकर कर सकूँ मैं इसकी। अभी तो मैंने उत्पादन करके रख लिया अपने घर में, इसके अंदर रख लिया। बात समझ में आ रही ना? मैंने उत्पादन करके वस्तु को अपने अंदर रख लिया, अपने घर में मार कर बहुत सारे बना कर रख लिए अपने घर के अंदर। ठीक, उत्पादन यहाँ रख लिया, उत्पादन तो कर लिया। अब मैंने मार्कर को उठाऊंगा और पश्चिम बंगाल चला जाऊँगा बेचने, तो यहाँ तो उत्पादन हो रहा है, बिक्री कहाँ हो रही? पश्चिम बंगाल में।
आज समझ मेरी फ्रेंड रहती है केरल में, कहने लगी हमारे यहाँ भी आ जाओ। अच्छा उन्होंने इन्वाइट करा, मैं मार्कर बेचने में चला गया, मतलब कुछ भी बेच दूँ यहाँ मैं, कुछ भी, समझ में आया। तो बताओ वस्तुओं का जो उत्पादन है ना, सुन लो, वस्तुओं का जो उत्पादन और बिक्री अलग अलग समय में संभव है नहीं है? है क्यों नहीं है? ये सुन लो ठीक। अभी आपने कहा जो वस्तु है ना, इनका जो उत्पादन हो, हेलो, उत्पादन किसकी बात कर रहे हैं? उत्पादन और बिक्री अलग अलग समय में संभव हो। अब आ जाओ सेवाओं के बारे में। किसके बारे में? सेवाओं के बारे में। अब बताओ जो सेवाओं का जो उत्पादन हो, एक तो सेवाओं का उत्पादन हो और क्या हो, बिक्री, अलग अलग समय में संभव है नहीं है? सेवाओं का उत्पादन और बिक्री अलग अलग समय में संभव है नहीं है? नहीं है। आए समझ में? अभी मैंने सेवाओं का उत्पादन कर दिया, ठीक, मैं किसी कॉलेज पढ़ाने जा रहा हूँ, कॉलेज पढ़ाने गया मैं, आए समझ में, पढ़ा दिया मैंने, ठीक, तो मैंने जो पढ़ा दिया हो ना, तो मैं तो पढ़ा, मैं तो अपनी सेवाएं दे रहा, आए समझ में, तो मैंने क्या कर दिया, उत्पादन कर दिया, तो उस टाइम बिक चुकी मैं, बिक हो गए। अब तो इसका मतलब अब यूँ थोड़ा ही मैं वहाँ पढ़ाकर उस तो ये सारा का सारा रिकॉर्ड कर कहीं और बेच चूँ, तब भी मैं बिक चुकी, उस टाइम तो बिक चुकी थी मैं। इसका मतलब जो सेवाएं हो ना, सेवाओं का उत्पादन और जो बिक्री हो एक समय पर, अलग अलग समय पर संभव नहीं है। सेवाओं का जिस टाइम पर उत्पादन हो उस टाइम उसकी बिक्री हो जा। अरे भाई मोबाइल फोन में रिचार्ज करवाते हो, आए समझ में, ठीक, रिचार्ज करवा लिया तुमने, तो जो तुमने क्या करा सर, उसके द्वारा उत्पादन करा गया, उसके द्वारा उत्पादन करा गया, उत्पादन, तो तुम क्या दी गई, सेवाएं दी गई। तो जिस टाइम तुमने रिचार्ज डाला, जिस टाइम तुमने रिचार्ज डाला, ये दोनों रिचार्ज डाला, 8 दिन बाद चल रहा तुम्हारा रिचार्ज, वो अलग के एक स्पेशल केस हो जाओ। जिस टाइम पर तुम उत्पादन करोगे ना, उस टाइम जो उत्पादन करोगे उस टाइम तुम्हारी जो सेवाएं तुरंत चालू हो जाएगी, उनकी बिक्री उस टाइम चालू हो जाएगी। इसके लिए सेवाओं में एक खूबी नहीं है, इस सेवाओं की एक दोष है, जो वस्तु है ना उनमें एक खूबी, उनका उत्पादन और जो बिक्री ना अलग अलग समय में संभव है। जो मैं बात बता रहा हूँ बहुत काम की बात है, कि तब बहुत बाहर निकल जाओगे। वस्तुओं के अंदर एक खूबी हो कि उनका ना उत्पादन और बिक्री अलग अलग समय पर संभव हो। अभी तुम उत्पादन करके हम बहुत सारे मार्कर रख दो, दूसरे राज्य में जाकर बेच दो, आए समझ लो। लेकिन सेवाओं की खास बात हो, सेवाओं की खास बात हो, जिस टाइम पर उनका उत्पादन हो उसी टाइम उसकी बिक्री हो जाए। मैं वहाँ उसमें इंस्टीट्यूट में पढ़ाने चला गया, कॉलेज में पढ़ाने चला गया, तो जिस टाइम में मेरे को पढ़ा रहे होंगे, तो मैंने वहाँ उत्पादन कर दिया, तो फिर बिक्री भी उस टाइम हो चुकी उनकी। अभी मैं लेक्चर रिकॉर्ड करने के बाद कहीं भी बेचो, कहीं भी बेचने में उत्पादन तो हो चुका था ना मेरा। सेवाएं मैं सेवा दे रहा नहीं अपनी, वहाँ सेवा देने के बाद इसका मैंने उत्पादन कर दिया। मैं उत्पादन करने के बाद इसका मतलब मेरी तरफ से कहीं बेचो, उस टाइम उसकी बिक्री हो चुकी। ऐसा तो नहीं है कि मैं उत्पादन में कर रहा हूँ यहाँ से बिक्री हो रही कहीं और, ऐसा नहीं हो सकता। मेरी तो बिक्री हो चुकी थी जिस टाइम में पढ़ा रहा था, बात कम, उसके बाद भी कहीं भी बेचो, मुझे मतलब नहीं है। तो सेवाओं में खूबी हो कि उनका जो उत्पादन हो ना, उत्पादन एक ही जगह होगा और बिक्री भी उसी टाइम होती है जिस टाइम उसकी सेवाएं उत्पादन हो उसका। यानी सेवाओं की ना बिक्री और जो उत्पादन है वो अलग अलग समय पर संभव नहीं है। आया समझ में? ठीक भाई, तुमने मैंने मोबाइल फोन के अंदर रिचार्ज डाला, तो जिस टाइम डालोगे टाइम चल जाओ, यहाँ उत्पादन करा वहीं तुरंत चालू हो जाएगा, नहीं फोन चालू हो जाएगा। ठीक, ये थोड़ा ही है आज रिचार्ज डाल ले 3 महीने बाद चलेगा, इस ऐसे थोड़ा ही मार्कर आज बनाकर रख लो, 10 महीने बाद जाकर बेच जाओ तुम, जाकर कहीं और। यानी सेवाओं का जहाँ उत्पादन हो ना, जहाँ उत्पादन हो, जिस समय इनका उत्पादन हो उस टाइम उनकी बिक्री हो जा। सेवाओं का जिस समय उत्पादन हो ना उस टाइम उनकी क्या हो जा, बिक्री हो जा। वह बात लगे तुम्हारे गांव का कोई डॉक्टर हो और तुम्हारी सेवा कर रहा हो और तुमने उसके यहाँ उधार लिखवा रखा हो, आज समझ लो। ठीक, ऐसे एक्सेप्शन जो केस हो, अपवाद वाले केस ही हैं, इन्हें निकाल के चलो इकोनॉमिक्स में। समझ में आया बात? यार कोई दिक्कत है ना? तो जिस सेवाओं का जहाँ उत्पादन हो ना वहीं तुरंत उसकी क्या हो जाए, बिक्री हो जाए। अब बताओ कोई भिखारी है, आए समझ लो, किसी भिखारी को तुमने खाना दिया तो तुम क्या कर रहे हो, सेवा, आए समझ लो। तो बिक्री के रूप जो सेवा, और तुम रिटर्न में क्या देगा, वो दुआएं देगा, आए समझ में। आधे जबरदस्ती दुआएं मांगो, जी दुआएं दे दो, हाथ रख दो सिर पर। बात समझ में आया नहीं बात? है ठीक, तो उसने दुआएं दे दी, अंदर से दे चुकी, आया समझ में। तो जो सेवाएं हो ना, सेवाओं का खास बात हुआ उनमें एक खूबी हो, उनका उत्पादन और बिक्री एक ही समय पर संभव, अलग अलग समय पर संभव नहीं है, ये कहना चाह रहा मैं। ठीक, अब मुझे एक बात बता दो, ऐसा क्यों समझा रहे, फिर आप कहना क्या चाह रहे, कुल मिला के बात बताओ। अगर मैंने यहाँ उत्पादन करा वस्तुओं का, मार्कर मैंने यहाँ बनाया, यहाँ लगा बनाया, यहाँ बनाया, जहाँ बनाया ना काजल खड़ी है कस्टमर दिखा रही, बेटा एक काम इधर आओ, मार्कर बनाते हो? मैंने कहा जी जी मैडम जी मार्कर बनाता हूँ। अच्छा बेटा एक काम करो, जहाँ उत्पादन करा ना सरकार दो टैक्स, केंद्र सरकार को, मैं केंद्र सरकार के अधिकारी हूँ, ऐसे समझ लो। साइड में अभी खड़ी हुई, यानी बेटा इधर आओ, कहाँ बेचने आए हो? जी बनाया था उत्तराखंड में, बेचने आए हूँ यूपी में।
अच्छा बेचने यहाँ आए हो, बेचने आए हो हमारे यहाँ से, अच्छा उत्तराखंड में बनाए हो, यूपी में क्यों नहीं बनाया? बेटा बेच रहे हो ना हमारे यहाँ से, टैक्स यहाँ दो। यहाँ भी टैक्स दिया और जहाँ बनाया था वहाँ भी टैक्स दिया। क्यों? वस्तुओं पर ऐसा हो सिर्फ क्योंकि वस्तुओं का उत्पादन और बिक्री अलग अलग जगह संभव है, यानी वस्तु पर दो बार टैक्स लग सकता है, एक बार केंद्र सरकार टैक्स लगाएगी, एक बार राज्य सरकार टैक्स लगाएगी। सेवाओं पर ऐसा हो जाएगा, सेवाओं का जहां उत्पादन होगा वहीं उसकी बिक्री होगी और सेवाओं पर एक ही बार टैक्स लगेगा, उस राज्य केंद्र सरकार लगा सकता, राज्य सरकार नहीं लगा सकती। ये समझाना चाह रहा था। देखा केस आए समझ में? जो सर्विस टैक्स है ना सिर्फ एक ही बार देना होगा, वो केंद्र सरकार लगा सकती है, राज्य सरकार नहीं लगा सकती। अब पता लगा राज्य सरकार क्यों नहीं लगा सकती? क्योंकि सेवाओं में खूबी हो, जब उनका उत्पादन हो ना तभी तुरंत उनकी बिक्री हो जाए। सेवाओं की जब उनका उत्पादन हो ना तभी उनकी क्या जाती है? बिक्री जाती है। उदाहरण दे दिया मैंने तुमको पढ़ाने वाला अपना, समझ में आया बात है? ठीक, तो सेवाओं में तो लेकिन खास बात कहते हैं वस्तु, तो जो वस्तुओं में खूबियाँ हो कि उनकी उत्पादन और बिक्री अलग अलग समय पर संभव हो, तो जो वस्तु है ना केंद्र सरकार और राज्य सरकार को टैक्स लगाने का मौका दे दिया एक प्रकार, क्योंकि उनकी बिक्री और उत्पादन अलग अलग समय पर संभव हो। बिक्री या उत्पादन हो रहा है यहाँ से, बेच रहे कहीं और से, जहाँ उत्पादन हो वहाँ भी टैक्स लग रहा है, वहाँ लगा केंद्र सरकार ने टैक्स, केंद्रीय उत्पादक, इसे बोलते हैं केंद्रीय उत्पाद कर, आए समझ में? जहाँ बेच रहे वहाँ लगाती है राज्य सरकार टैक्स। राज्य सरकार पता क्या कहती है? उसका नाम सुनो क्या है इसका, मैं राज्य सरकार की तरफ जा रहा हूँ, उस दूसरा राज्य सरकार को दूसरा टैक्स डिस्कस कर रहा हूँ। अच्छा केंद्र सरकार क्या लगाती है? केंद्रीय उत्पाद कर वस्तुओं पर, और सेवाओं पर क्या लगाती है सरकार? सर्विस टैक्स। अब सर्विस टैक्स पर ये तो लगा सकते हैं सर्विस टैक्स, क्यों लगा सकते? पता लगा क्यों लगा सकते? क्योंकि सेवाओं की जो जब उत्पादन होगा ना उसी टाइम उसकी बिक्री हो जा। आया समझ में? जब सेवाओं का उत्पादन हो तुरंत उसकी बिक्री हो जा। यूं नहीं कि तुम सेवाओं को एक बॉक्स में पैक कर रख दो और दूसरे राज्य में जाकर बेच रहे हैं। अरे भाई मेरे बुद्धि को दिमाग को तुम पैक कर रख दो क्या? जो मैंने तुम्हें पढ़ा दिया तो बिक्री हो चुकी इसकी, आया समझ? अभी हो चुकी। अब बात लगे तुम ये सारा का सारा एक्सप्लेन करके कहीं और जाके बता दोगे, ऐसा थोड़ा ही तुम पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर चार्ट उठाओगे यहाँ पे जो चल रहा था अभी कहीं और जाके लेके चले जाओगे। थोड़ा दिमाग तो थोड़ा व्यवहारिक हो जाओ, ठीक? इसका मतलब जो सेवा जो हो ना हमारी सेवाएं हो उन्हें राज्य सरकार ने और केंद्र सरकार है, बस केंद्र सरकार टैक्स लगा सकती है, राज्य सरकार को मौका ही नहीं मिला टैक्स लगाने का। वस्तु पर टैक्स लगा सकती है क्योंकि वस्तुओं के उत्पादन और बिक्री अलग अलग समय पर संभव हो। समझ में आया बात है? ये इतना आसान होता तो यूपीएससी घर घर में निकल जाए ये सवाल। समझ में आया बात है? इतना दिमाग खींचना पड़ता, याद रखना बात है। चलो इतना ही नहीं, चलो सुनो 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 सुनो। अब राज्य सरकार पता क्या कहती है? सुनो, इसका नाम भी तुमने सुना होगा। अब सरकार ने तो टैक्स लगा दिया, यूनियन एक्साइज ड्यूटी, वस्तुओं पर टैक्स लगा दिया, ठीक? मैंने यहाँ मार्कर का उत्पादन करा, काजलाई कस्टम या सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी में इसके डिपार्टमेंट में ये रसीद दिखा दिया। हाँ बेटा सोनू क्या करते हो तुम? मैंने कहा मैं मार्कर बनाता हूँ। अच्छा मार्कर बनाते हो? अच्छा एक काम करो, चलो भारत सरकार के द्वारा टैक्स बताया टैक्स दो इसको मार्कर का। अच्छा टैक्स दे दिया। मैंने कहा मैम मुझे मार्कर बेचने जाना, मुझे टैक्स दो, मेरी तरफ से कहीं धक्के खाओ। ऐसा इनका कहना है, स्टेटमेंट है। मैं चला गया इधर साइड में, ये यूपी में बैठी प्रियंका जी, ये कहने लगी हाँ बेटा किधर से आए हो? मैंने कहा मैम उत्तराखंड से आया हूँ मैं। अच्छा उत्तराखंड से आए हो? अच्छा क्या करना है? मैम 2017 से पहले की बात, ठीक? 2017 से पहले। बेटा सोनू अच्छा कहाँ से लेके आए हो? मैम 10 का बनाया था, 5 रुपये उस कमीडियन ने ले लिए, आया समझ में? और उसके बाद ठीक जी मैम 15 का होगा। बेटा एक काम करो, यहाँ यूपी में बेचने आए हो ना, यूपी की सरकार को बेटा टैक्स देना पड़ता है। मैंने कहा इसका क्या नाम है? अगर बेटा सुनो कानून नहीं पढ़ गए थे तुम्हें पता नहीं दूसरे नंबर का टैक्स राज्य सरकार कौन सा है? मैंने कहा मैम बता दो आप ही। करी वैट, इसे बोलते हैं वैल्यू एडिड टैक्स। ये हो वैट, ऐसे बता ये वस्तुओं पर लगाया जा, सेवाओं पर तो लग नहीं सकता, वस्तुओं पर लगेगा। अब पता लगा सेवाओं पर क्यों लग सकता? मैंने कहा मैम क्या चाहिए आपको? बेटा इस राज्य सरकार एक राज्य में बेचने जाते हो ना, अलग अलग राज्य का अलग अलग टैक्स है। मैंने कहा मैम मैं कहाँ आया हूँ? बेटा यूपी में आए हो तुम? यूपी में? मैम मुझे मध्य प्रदेश जाना था। बेटा इधर रास्ता जा रहा, अब आए ना तुम यहाँ से ट्रक भर गए तुम, तो चुंगी कर भी दे दूंगा। चुंगी कर भी लेते हैं रास्ते में रोक करना, उसे चुंगी कर बोलते हैं। सारे टैक्स पढ़ने हैं कौन कौन से तुम्हें बताते हैं? मजा आ रहा नहीं आ रहा टैक्स में, बता दो बस। आए समझ में? जैसे मैं बाहर निकला यहाँ से, इसे मैंने जो बिक्री कर, इसका नाम वैट का नाम बिक्री कर भी है। ये बिक्री कर बेचने पर लग रहा है, बिक्री कर बेचते वक्त लग रहा है। और जब वस्तु का उत्पादन हुआ था केंद्रीय उत्पाद कर लग रहा था उसको। जब वस्तुओं का उत्पादन होगा तो केंद्रीय उत्पाद कर लगता है, यूनियन एक्साइज ड्यूटी लगती होगी उस पर। जब बेचने जाऊंगा दूसरे राज्य में, अगर भारत के अंदर उसी स्टेट में बेचूंगा उसी स्टेट में, तो उसी स्टेट का वैट लगेगा, उसी स्टेट का। उत्तराखंड में बनाई, उत्तराखंड में बेच रहा हूँ तो उत्तराखंड का जो वैट होगा ना उस पर लगेगा। केंद्र सरकार पहले ले चुकी होगी। बेटा एक काम करो,
इनके अधिकारी कंपनी में घुस जाकर, अच्छा वस्तु का उत्पादन हो चुका है जी, उत्पादन हो चुका है बेटा, यूनियन एक्साइज ड्यूटी निकाल दो, निकाल कर ये देखो फॉर्म फिलअप करो और खाते में पैसे डाल देना चुपचाप, जितनी वस्तु उत्पादित हो रही हैं सबका कंपनियों का। अच्छा अब है आई उत्तराखंड की सरकार है, अब उत्तराखंड की सरकार आई है, उत्तराखंड की सरकार कहने लगी बेटा कहाँ जा रहे हो, उत्तराखंड की सरकार को टैक्स दे दिया, उसका नाम क्या होगा, वैट दे दिया, उत्तराखंड की सरकार को नहीं, केंद्र सरकार को दिया टैक्स। अब मुझे जाना पता कहाँ बेचने वस्तु, जाना मुझे आसाम में बेचने, आसाम की सरकार कहेगी अच्छा बेटे कहाँ से आए हो, मैंने कहा जी उत्तराखंड से आया हूँ, क्या नाम है जी, सोनू सिंह नाम है, क्या बनाया था जी, मार्कर बनाया था, कैसा मार्कर है, मैंने कहा वाइट कलर का, दिख नहीं रहा तुझे, दिमाग खराब कर दे, वाइट कलर का मार्कर बनाया, अच्छा क्या क्या चाहिए जी, मार्कर बेचना था, बेटा हमारे यहाँ बहुत सारे मार्कर है, मैंने कहा जी ऐसा मार्कर नहीं है, ये पता है क्या करता है, ये स्वतः चलने लगता है, स्वतः चलने लगता है, उठता है और जो भी आपके दिमाग में आता है वो कुछ भी लिख देता है, ठीक। कहने लगा बेटा कौन सी दुनिया से आए हो, मैंने कहा जी उत्तराखंड से आया हूँ, बेटा उत्तराखंड यहीं पड़ता है, ऐसे तो कोई मार्कर नहीं बना, मैंने कहा जी देखो आप कुछ भी सोचो, उन्होंने ऐसे देखा बस मार्कर ने लिखना स्टार्ट कर दिया, वो कह रहे गजब, जो बेटा फिर ये बेचो बेचो, हो जा नहीं हो जाता सर, कुछ भी हो सकता है, क्या दिक्कत। अच्छा मैंने कहा जी वैट नहीं ले रहे जी, मैं वहाँ गया था जी यूपी में, जैसे भी यूपी में गया था, प्रियंका नाम की अधिकारी थी, उसने पहले क्या दिया था कि मैं तो वैट लगाऊंगी और 15% का लगाऊंगी टैक्स जी, मैं वहाँ से आपके यहाँ आया आसाम के अंदर, नहीं बेटा आप बहुत अच्छा मार्कर बनाए हो, उन्होंने मार्कर खोल कर देखा होगा कैसा मार्कर था, हम आपकी मार्कर की क्वालिटी अच्छी लगी, और जो बेटा 0% वैट दो, आप 0% वैट दो, कोई दिक्कत नहीं है। हेलो मैम कोई दिक्कत है कहाँ तक, यानी वस्तु जैसी वस्तुओं का उत्पादन होगा केंद्र सरकार टैक्स लगाएगी, वस्तुओं का उत्पादन होगा केंद्र सरकार टैक्स लगाएगी, अगर मैं दूसरे राज्य में बेचने जाऊंगा तो राज्य सरकार टैक्स लगाएगी, बड़ी समस्या, बड़ी बदतमीजी है तो यार। इससे क्या होगा, इससे ये होगा एक ही वस्तु का अलग अलग राज्य में अलग अलग दाम होगा, एक ही वस्तु का अलग अलग राज्य में अलग अलग दाम होगा, और ये ग्राहक के लिए सबसे बड़ी समस्या, पता खासकर कौन जो बॉर्डर के एरिया पर रहते हैं, उनके लिए क्या क्या समस्या, मैं अपने दोस्तों को कैसे जानता हूँ, ये रहते हैं नेपाल के बॉर्डर पर, नेपाल के बॉर्डर पर, अब भी वर्तमान समय की बात बता रहा हूँ तुम, और नेपाल में आवाज आई फ्री, इधर भी जा सकते हैं इधर भी जा सकते हैं, ठीक। और नेपाल में ना जो पेट्रोल, वो अगर नेपाल में जो यहाँ भारत के अंदर जो पेट्रोल है उसके दाम हो रहे 120 रुपये 105 रुपये, बिहार के अंदर 120 रुपये पेट्रोल के दाम, और ये जो बॉर्डर पर आ रहे हैं ना बस 10 कदम रखो उधर चले जाओ पेट्रोल भरवाने, इधर चले जाएंगे, ये पता क्या करेंगे, सीधा 95 रुपये का भरवा के आ रहे उधर ही, 2 कदम ही तो जाना था पेट्रोल पंप, 2 कदम की दूरी पर आए समझ, तो इनके लिए तो मौज आ रही, आए समझ, ठीक है। पहले ये पता क्या करते हैं, जो बॉर्डर पर रहने वाले लोग थे ना, इनका 2 ही काम था, इधर कि उधर, पहले पता करते थे किधर चीज़ सस्ती, आए समझ में। अब मुझे एक बात बताओ जरा, अगर उत्तराखंड के लोग होंगे किसी वस्तु का उत्पादन कर रहे हैं, मैं इस वस्तु मार्कर को बनाकर 15 रुपये का बेच रहा हूँ, उत्तराखंड की जनता को बेवकूफ़ बना रहा हूँ, आए समझ में, और यूपी के मैं एक व्यक्ति इसी मार्कर को बना के इसी क्वालिटी का सब गुणवत्ता नहीं चाहिए इसके सेम के अंदर, वो बेच रहा पता कितना, मैं बेच रहा हूँ 15 रुपये का, मैं बेच रहा हूँ 15 का, वो बेच रहा 3 रुपये का मार्कर, ये क्या बदतमीजी, सेम क्वालिटी का सेम मार्कर सब चीज़ बनाकर, इसका मतलब मैं तुम्हारे साथ अन्याय कर रहा हूँ, इसका मतलब असमानता होगी। अब भारतीय संविधान ने क्या कहा, समानता का अधिकार 14 से लेकर 18 तक हर जगह, तो एक देश है तो एक दाम होना चाहिए, जब तो GST लेकर आए, जब तो बंद कर दिया सारे ये सारे धंधे चौपट कर दिए, क्यों कर दिए, जब तो GST लेकर आए। पुराना जो टैक्स सिस्टम था उसमें सबसे बड़ी कमी और खामियां ही आई थी, एक ही वस्तु का दाम अलग अलग राज्य में अलग अलग हुआ करता था, बात समझ में आया। अब पता लगा GST क्यों लेकर आए, एक बार बस ऐसा कर दो, पुराना जो टैक्स सिस्टम था ना, पुराना जो टैक्स सिस्टम था ना, पुराने टैक्स सिस्टम में सबसे बड़ी खामियां यही थी, एक ही वस्तु का दाम अलग अलग राज्य में अलग अलग हुआ करता था। अब कारण क्या है तुम जानते हो, केंद्र सरकार तो लगा रही, जो केंद्र सरकार है वो लगा रही केंद्रीय उत्पाद कर, जैसे बोलते हैं यूनियन एक्साइज ड्यूटी, अगर राज्य दूसरे में ट्रांसफर कर दी तो राज्य की सरकार लगाएगी वैट, और अलग अलग राज्य का वैट अलग अलग होगा, आए समझ में, अलग अलग राज्य का वैट अलग होगा। मैं इस मार्कर को बेचने गया यूपी के अंदर, तो मार्कर बिका 15 रुपये का, मैंने 5 रुपये टैक्स लगाया, बराबर में बेचना चाहिए हरियाणा में, उसने लगाया 3 रुपये का टैक्स, आए समझ में, तो वहाँ 13 रुपये का, तो यहाँ यूपी में मार्कर बिक रहा 15 का, वहाँ बिक रहा 13 का, तो लोग कहाँ से खरीद करेगा हमें, कहाँ से सोचे, लोग सोचते कहाँ कौन हरियाणा में जाएगा 2-3 रुपये खर्च करने का, तो यूपी से खरीद लो, महंगी खरीद लेते। बात समझ में आया, यानी एक ही वस्तु का दाम अलग अलग राज्य के अंदर अलग अलग हुआ करता था, यही पुराने टैक्स सिस्टम के अंदर सबसे बड़ी खामी थी, आए समझ में। आज भी कुछ ऐसी वस्तुएं हैं जिनका दाम अलग अलग राज्य में अलग अलग है, ये भी तो नहीं GST तो बाहर रखा गया, GST की यही सबसे बड़ी खास बात है कि एक वस्तु एक देश एक कीमत,
एक वस्तु एक देश एक कीमत, एक ही देश एक ही वस्तु एक ही कीमत, ये जीएसटी से थोड़ी खास बात है। तो जीएसटी तो फिर अच्छा बेस्ट। तो मैंने कब कहा जीएसटी गलत है? मैंने तो कहा ही नहीं। जीएसटी को गलत तरीके से लागू किया गया और जीएसटी आज भारत की टैक्सेशन सिस्टम को या भारत की कर प्रणाली को नुकसान पहुंचा रहा दीर्घकाल के लिए। इसे में समझना, इतना तुम्हें विशेषज्ञ बनना कि जीएसटी जो जीएसटी है वो भारत की जो कर प्रणाली है उसे नुकसान कैसे पहुंचा रहा। जब तक तुम इस मुकाम पर नहीं पहुंच सकते ना तब तक तुम कुछ नहीं समझ सकते। और मैंने कई बार समझा लिया, जिस तरह मैं पढ़ाऊंगा ना तो कोई यूट्यूब पर पढ़ाएगा, ना कोई किताब में पढ़ाएगा, ना कोई पीपीटी पे पढ़ाएगा, कहीं नहीं पढ़ाएगा। इसलिए चुपचाप सुन लो भाई, सोच डेवलप होगी। समझ में आया बात? बाकी तुम्हें मेहनत करनी पड़ेगी। स्लैब पूरा रखा हुआ इधर भी जाओ सर्च कर लो बेटा, करो सर्च दबा के। मूल अवधारणा तो पता लगी कहाँ किस तरह टैक्स लगाया जा रहा था। मेन चीज़ तो है ही है। अब पढ़ रहे राजकोष नीति पर आज घर जाकर सर्च करना था, यूट्यूब पर सर्च करके देखना तो यूट्यूब पर क्या पढ़ा रखा है। जो बड़े बड़े मास्टर हैं उनको सुनना पहले जाकर कि ये पढ़ा क्या रहा। सुनो से ध्यान से सुनना अच्छे तरीके से क्या पढ़ा रहा है। अब फिर भाई जी देखो क्या पढ़ा रहे, ऐसे समझ ये पढ़ा क्या रहे। यहाँ तक बताओ सब मामला क्लियर हुआ नहीं हुआ? मैं एक पॉइंट को लेकर उसके अंदर गहराई में जाता हूँ पहले और उसके रीजनल उदाहरण देता हूँ जो तुमने अपनी ज़िंदगी में सीखे और जो तुम्हारे आसपास माहौल रहा हुआ उसमें तुम्हें समझाना पड़ता। अगर मैं किसी सिटी के अंदर पढ़ा होता हूँ ना तो मेरे अंदर इतनी क्षमता, मैं वहाँ के उदाहरण देता उस बच्चे को। कन्नड़ भाषा में पढ़ा रहा होता तो कन्नड़ लैंग्वेज सीख को उसका उदाहरण देता। महात्मा गांधी तो पता एक बार क्या पूछा था? महात्मा गांधी ने पूछा एक महिला ने आकर, पता क्या पूछा? सुनते रहना ध्यान से। महात्मा गांधी से एक बार पूछा एक महिला ने आकर, ये बताओ कि मेरा बच्चा ना बहुत मीठा खाता, ये बताओ कि उसका मीठा कैसे छुड़वाऊँ? तो महात्मा गांधी ने पता क्या जवाब दिया? 3 दिन बाद आना। क्या कहा? क्योंकि महात्मा गांधी स्वयं मीठा खाते थे। ऐसा समझ लो। उन्होंने कहा सबसे पहले मैं अपने आप को खुद अमल करूंगा और फिर बताऊंगा कि मैं कैसे रोक पाया हूं, उसके बाद मैं तुम्हें उपाय दूंगा। बात समझ में आई? पहले उन्होंने खुद कोशिश करी फिर उपाय बताया। तो मैं पहले खुद मेहनत कर चुका हूं जैसे जब तुम्हें उपाय बता रहा हूं। समझ में आया बात? ये बात छोटी लेकिन बहुत गहरी और बहुत सच्ची भी है, अच्छी भी है। ठीक, तो आज हम सुन लो ध्यान से। पढ़ाना तो मुझे बहुत कुछ था लेकिन कहते हैं बस समय का अभाव। अब हम कल अपनी कहानी आगे बढ़ाने वाले। हेलो इधर, अभी तो तुम नहीं देखे केंद्र सरकार के कर, राज्य सरकार के कर देख लिए ना। इतने मस्त राज्य सरकार भी कर लगाती है टैक्स। अभी तो 2 ही समझाए, इतने मस्त भाई साहब गजब। ऐसे मस्त टैक्स है ना, क्या ले पूछो तुम, नाम बता रहा हूँ तुम, चुंगी कर इसे बहुत सुनते रहो ध्यान लगाकर। स्टाम्प ड्यूटी टैक्स सुना किसी ने? स्टाम्प ड्यूटी टैक्स, माल गुजारी कर, ऐसे ऐसे नाम गजब के। और पढ़ोगे नहीं क्या बना? यस पढ़ने। भारत सरकार ना आई, इतने सारे राज्य सरकार के पास है ना, राज्य सरकार के पास लिस्ट बहुत लंबा। अभी तो केंद्र सरकार के टैक्स दिखाए तुम थे, है नहीं, इतने सारे टैक्स राज्य सरकार के पास भी थे। आई भारत सरकार संसद के अंदर 1 जुलाई 2017 में आई, घंटा बजाया, बेटा राज्य सरकार सुनो, जितने टैक्स थे ना अब बेटा सारे समाप्त, सारे के सारे हमें दे दो बेटा, इनके सारे टैक्स दे लिए। वो कल समझाऊंगा कि राज्य सरकार के कौन कौन से कर जो बहुत प्यारे कर, कैसे कर, बहुत प्यारे कैसे, वो कल समझाऊंगा मैं। ठीक है, हम कल के एपिसोड में मिलने वाले बहुत सोना समझाने वाले। कैसा? सोना